हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। और इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे आगे के बचे हुए हार्मोन। एक दो चीजें जो बच्चों ने बोला मेरे से और उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई थी, वो बोल्टिंग वाला टॉपिक मुझे ऐसा लगा। और एक दो चीजें जो मतलब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे बोल्टिंग वाले में मतलब ज्यादा लग रहा था कि आपको ये होगी। हाँ, एक हार्मोन को लेके कि यार ऑक्सिन इनहिबिट करता है, प्रमोट करता है कंसंट्रेशन। मेरी बात सुनो ध्यान से। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या है? नई रूट बनवाता है ना। नई रूट बनवा सकता है स्टेम कटिंग में, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में रूट की ग्रोथ इनहिबिट करता है। ये चीज समझ आ रही है? दूसरी बात क्या है कि ऑक्सिन की अगर कंसंट्रेशन लीफ में थोड़ी ठीक है तो वो लीफ गिरने नहीं देगा, लेकिन अगर बहुत हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सिन डालोगे तो लीफ गिरा देगा। तो ये सारा खेल कंसंट्रेशन का है, आप समझो इस चीज को। तो आपको कोई कंसंट्रेशन नहीं दे रहा है, आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सिन वीडीसाइड की तरह काम करता है। यस, कर सकता है। ऑक्सिन क्या करेगा? प्रमोट करता है एब्सेशन, ओल्ड का करता है। प्रिवेंट करता है किसका? यंग का प्रिवेंट करता है। ये चीज समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन आएगा। रूटिंग करवाता है? यस, रूटिंग कराता है। अब क्रैश रूट इनहिबिशन टेस्ट आपके सिलेबस में तो है नहीं, तो आप छोड़ सकते हो। आप ऑक्सिन का सिर्फ एक बायो ऐसे याद करो, अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? अब बेटा आगे मूव करते हैं, ठीक है, आगे मूव करते हैं। और इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देखिए। आज का जो गोल है हमारे पास साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, और देखते हैं कि डोरमेंसी हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। ये हमारे पास आज का गोल रहेगा, ठीक है। चलिए आगे का डिस्कशन करते हैं। अब ये देखो भाई, किसी भी हार्मोन को पढ़ने के लिए हमें ये पॉइंट्स पढ़ने पड़ते हैं। डिस्कवरी, बायोएसे, प्रीकर्सर, साइट फॉर सिंथेसिस, एग्जांपल, रोल, एनसीईआरटी के। और एक बच्चे ने पूछा था सर उस टेबल में रोल किसके लिखने हैं? बेटा एनसीईआरटी वाले लिखने हैं, आपको एक्स्ट्रा रोल की जरूरत नहीं उसमें लिखने के लिए। जो मैंने बोला था ना पेज में बनाना है, बना लिया होगा कुछ नहीं। और कुछ महामक्कार बच्चे प्लान कर रहे होंगे सर बाद में ही बनाएंगे, है ना, जब नीट का एग्जाम हो जाएगा 22 वाला उसके बाद बनाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, 23 में दे देंगे, है ना। आज की क्लास के बाद सब बच्चे बनाएंगे उसे और मैसेज करेंगे मुझे चैट में, सर हमने बना लिया और 5 बार लिख कर देखा। ठीक है, जो 4 बार लिखेगा वो महापापी टाइप का बच्चा है। प्लीज मेरे कहने से जो मैं बोला करूं उसे करा करो। आप उसको टेबल बनाओ और उसको 5 बार लिखकर याद करो, है ना। एक बार लिखकर खत्म कर लो, बहुत कोई रॉकेट नहीं चलाना होता है। डेली छोटे छोटे बम जलाने होते हैं, एक दिन बड़ा रॉकेट नहीं जलाना है। छोटे छोटे बम जलाओगे तो नीट वाले दिन बड़ा धमाका करके आओगे आप। समझो ध्यान से, छोटे छोटे बम मतलब छोटे छोटे पैचेस में जीतना होता है, ठीक है। चलो, कुछ कहेंगे सर अलग ही टाइप की मोटिवेशन करते हैं चलो ठीक है, आगे देखते हैं। बेटा मैं क्या डिस्कस कर रहा था, बोल्टिंग बताना है मुझे, ठीक है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। बोल्टिंग बताने के लिए मुझे आपको एक चीज बतानी पड़ेगी। एक क्रॉप होती है जिसे बाइनियल क्रॉप कहते हैं। देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से। एक क्रॉप होती है जिन्हें बाइनियल, मैं बोल्टिंग आपको समझा रहा हूं। देखो बोल्टिंग क्या होता है। एक क्रॉप होती है जिन्हें मैं बाइनियल क्रॉप कहता हूं। बाइनियल का मतलब समझना। बाइनियल क्रॉप क्या होती है? उनके फर्स्ट ईयर में सिर्फ ग्रोथ होती है। फर्स्ट ईयर उनका वेजिटेटिव फेस होता है। सेकेंड ईयर में उसमें क्या आते हैं? फ्लावर आते हैं। सेकेंड ईयर में क्या आते हैं? उसमें फ्लावर आते हैं। इसे बाइनियल क्रॉप कहते हैं। और फिर प्लांट मर जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास जो आपका गेहूं है वो एनुअल क्रॉप है। एक ही साल में उसमें क्या हो जाता है? वेजिटेटिव और फिर फ्लावर वाला काम एक ही साल में हो जाता है। गेहूं में, व्हीट में, राइस में, है ना, टोमेटो में, इन्हें एनुअल बोल सकते हैं। बाइनियल पहले साल ग्रो करता है, दूसरे साल फ्लावर आके वो मर जाता है प्लांट, ठीक है। ऐसा ही एक प्लांट है जिसे कैबेज कह रहे हैं। अब कैबेज क्या होता है अगर आप ध्यान से देखो, कैबेज एक्जैक्टली क्या होता है? ये नोड है, ऐसी ऐसी खूब सारी नोड्स होती हैं और उस नोड पर लीफ का ऐसे ग्रुप होता है, गुच्छा होता है लीफ का, उसे हम कैबेज कहते हैं। तो ये एक ऐसी हैबिट होती है जिसे रोजेट हैबिट कहते हैं। देखो कैबेज में ये जो चीजें ये मैं बना रहा हूं, ये नोड है बेटा। इस नोड पर मेरे पास ये लीफ लग गई है। नोड पर मेरे पास क्या आ गई है? लीफ आ गई है। क्लियर है? लीफ आ गई है। तो ये मेरे पास नोड है और इस पर मेरे पास क्या आ गई? लीफ आ गई है। अब मैं आपको यहां एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे बेटा। मैं यहां पर आपको एक चीज दिखा रहा हूं जो मैं बोलने वाला हूं। ये कैबेज है। ये मेरे पास क्या है? कैबेज। क्लियर? ये मेरे पास कैबेज है, ठीक है, कैबेज है। और मेरे पास ये चीज नोड है और इसके बीच में इंटर नोड है। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या किया, आप समझिए ध्यान से। अब मैंने क्या किया है यहां पर, मैंने ये देखा है नॉर्मली क्या होता है, कैबेज जो होता है ऐसा होता है, उसमें लीफ बहुत पास पास होती है। मैं पत्ता गोभी की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसको उसी लाइफ में ऐसे फील्ड में से काट के हम खा जाते हैं। अगर हम उसे छोड़ें तो कुछ टाइम के बाद इंटरनोड इलोंगेशन होती है।
बिना इंटरनोड इलोंगेट हुए फ्लावर नहीं आते हैं बेटा। तो उनमें क्या होती है, नॉर्मली जो नोड थी वो एक दूसरे से दूर हो जाती है। ये नोड दूर होने के लिए क्या होगा, ये इंटरनोड इलोंगेट हो गई। इंटरनोड ऐसे क्या हो गई, इलोंगेट हो गई। तो इंटरनोड इलोंगेट हो गई और उसके बाद उसमें बेटा क्या आ जाएगा, इस पे तो लीफ है ऐसे लगी हुई, ये लीफ है ऐसे, और फिर फाइनली बेटा मेरे पास क्या होगा, यहां पर फिर फ्लावरिंग आएगी। फिर क्या आ जाएगी, मेरे पास फ्लावर आ जाएंगे। तो ये मैंने इस तरीके से दिखा दिया आपको, इंटरनोड इलोंगेशन फॉलोड बाई फ्लावरिंग, है ना। मेरे पास क्या होगी, फॉलोड बाई, मेरे पास बीच में क्या आ जाएगा, फ्लावरिंग आ जाएगी। तो यहां पर फिर मेरे पास क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं। फिर मेरे पास क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं। आप समझो ध्यान से, फिर मेरे पास क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं। दिस इज फ्लावरिंग। आप समझ रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग आ गई। क्लियर है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ये चीज समझो ध्यान से। तो ये मेरे पास क्या है, कैबेज है। क्लियर, ये मैंने क्या की है, इंटरनोड इलोंगेट कर दी और मैंने यहां पर क्या किया, फ्लावरिंग ला दिया। ये मैंने क्या कर दिया, फ्लावरिंग ला दिया। ये चीज समझो ध्यान से, इसको मैंने क्या किया, फ्लावरिंग ला दिया। आप एक चीज समझे, कैबेज, ठीक है, इंटरनोड इलोंगेट करी और मैंने इसको क्या किया, फ्लावरिंग ला दिया यहां पे। ठीक, ये चीज समझ में आ गई आपको, क्लियर है। तो मैं आपको यहां पर एक चीज क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास ये कैबेज है, ठीक है, मैंने इंटरनोड इलोंगेट करी और उसके साथ मैंने क्या कर दिया, फ्लावर ला दिया। ठीक हो गई बात, ये मैंने कर दिया। क्लियर है, इसे कहते हैं बोल्टिंग, इसे बोल्टिंग कहते हैं, मतलब नोड इलोंगेट होके फ्लावर आना। अब ये क्या करता है, जी क्या करता है, इस स्पीड को बढ़ा देता है। मतलब ये मान लो, अगर मान लो ये 2 साल में हो रहा है तो उसको 1 साल कुछ महीने में करा देगा, तो स्पीड बढ़ा देता है। और ये किस प्लांट में होता है, बाइनियल में। बाइनियल ऐसी क्रॉप होती है, ठीक है। इसकी कैसी हैबिट है, ऐसी रोजेड जैसी। ठीक होगी बात, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइटोकाइनिन। क्या डिस्कस कर रहे हैं, साइटोकाइनिन, नेक्स्ट हार्मोन है, ठीक है। हमने अभी तक 3 और 2 हार्मोन पढ़े, ये थर्ड हार्मोन है और सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। मेरी बात सुनो, सारे हार्मोन एसिडिक हैं इसको छोड़ के, ये मेरे पास बेसिक हार्मोन है। कैसा नेचर है इसका, बेसिक, क्योंकि ये प्यूरिन है, नाइट्रोजिनस बेस का से डिराइव होता है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की कहानी समझते हैं कि हुआ क्या था। मेरी बात सुनेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसे। देखो, हुआ यह था कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी 1880 के आसपास हो गई थी और ऑक्सीजन कहीं ना कहीं सेल डिवीजन को प्रमोट करता था, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे, स्कूग और मिलर। 2 साइंटिस्ट थे, एक थे स्कूग और मिलर, ठीक है। स्कूग और मिलर ने, वो लोग जो थे, खासकर स्कूग की अगर मैं बात करूं तो स्कूग जो थे, मैं नाम लिख रहा हूं स्कूग, वो किस पे काम कर रहे थे, वॉज वर्किंग ऑन, ठीक है, स्कूग वॉज वर्किंग ऑन, आप समझे ध्यान से, स्कूग किस पे काम कर रहा था, स्कूग वॉज वर्किंग ऑन टिश्यू कल्चर। किस पे काम कर रहा था, टिश्यू कल्चर पे काम कर रहा था। आप समझो इस चीज को, इसको आपने समझना है। तो स्कूग हमारे पास किस पे काम कर रहा था, टिश्यू कल्चर पे काम कर रहा था। बेसिकली स्कूग जो थे वो टिश्यू कल्चर पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि एक प्लांट है टोबैको, ध्यान से सुनना, ये प्लांट है टोबैको, टोबैको का प्लांट है, तंबाकू जिसे कहते हैं, टोबैको का प्लांट है। तो टोबैको की जो स्टेम है, ठीक है, उस स्टेम में नोड के पास से अंदर से कुछ सेल्स लिए थे। ये कुछ सेल्स लिए थे ऐसे, ये ऐसे कुछ सेल्स लिए थे, इन सेल्स को ग्रो कर रहे थे। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, ये सेल्स हैं मेरे पास, कहां से, सेल्स फ्रॉम पिथ ऑफ टोबैको। पिथ क्या होता है, किसी स्टेम के सेंटर में होता है, पिथ ऑफ टोबैको स्टेम। तो टोबैको स्टेम की जो पिथ होती है, पिथ का मतलब सेंटर में कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स को कल्चर कर रहे थे। वो कल्चर करने का मतलब होता है आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करना। दिस इज कल्चर मीडियम, दिस इज कल्चर मीडियम। और इस मीडियम में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, पहले से क्या था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था। और इस मीडियम में हम क्या कर रहे थे, कल्चर मीडियम है, इस मीडियम में हम क्या कर रहे थे, ये देख रहे हो आप ये चीज, इस मीडियम में हम ये कर रहे थे, आप समझो ध्यान से, इस मीडियम में हम क्या कर रहे थे, कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे थे सेल्स को, सेल्स को ग्रो कर रहे थे, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, साथ में न्यूट्रिशन रहा होगा। तो इन्होंने ये देखा कि ये सेल्स तब तक डिवाइड नहीं कर रहे थे जब तक मैंने कुछ चीज ऐड नहीं करी ऑक्सीजन के साथ। मतलब इन्होंने क्या किया,
टोबैको की स्टेम के सेल्स निकाले, उन सेल्स को आर्टिफिशियल मीडियम में रखकर ग्रो करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ये सेल तब तक डिवाइड नहीं करे तब जब तक मैंने क्या नहीं डाला, ईस्ट एक्सट्रैक्ट। एक्चुअल में ईस्ट एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है डिवाइडिंग ईस्ट के अंदर काफी डीएनए होता है, या मैंने क्या डाला, कोकोनट वाटर डाला। कोकोनट वाटर, आप समझो, कोकोनट वाटर या डीएनए लिख दूं मैं, क्योंकि कोकोनट वाटर में काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं। या मैंने क्या लिखा, वास्कुलर टिश्यू में मेरे पास डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम टाइप के सेल्स ले लिए, उसके सेल्स का एक्सट्रैक्ट टाइप से। तो मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, स्कूग जो थे, देखो मैंने कहा एक्सीडेंटल डिस्कवरी है सारे। स्कूग एक वैज्ञानिक थे जो टिश्यू कल्चर जैसी टेक्निक पर काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया हुआ था, जो स्टेम के सेल्स थे उनको वो आर्टिफिशियली कल्चर कर रहे थे। स्टेम के सेल्स को वो आर्टिफिशियली क्या कर रहे थे, कल्चर कर रहे थे। आप समझे ध्यान से, तो वर्किंग ऑन टिश्यू कल्चर, ठीक है, क्या कर रहे थे, टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये टोबैको की स्टेम है, ये टोबैको की स्टेम है, ये नोड है। तो यहां से मैंने क्या किया, सेल्स यहां पे निकाला और मैंने ये देखा कि सेल्स फ्रॉम पिथ ऑफ टोबैको स्टेम, ये कल्चर मीडियम में ऑक्सिन प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सिन प्रेजेंट है, ये वहां पर हम इसको ग्रो कर रहे हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि सेल्स डिवाइड नहीं करते जब तक ऑक्सिन इज सप्लीमेंटेड विद सम अदर केमिकल लाइक ईस्ट एक्सट्रैक्ट दे दो, या कोकोनट का वाटर दे दो, या वास्कुलर कैम्बियम डिवाइडिंग सेल्स का एक्सट्रैक्ट दे दो। मतलब वहां से साइटोकाइनिन मिलता होगा। एक्चुअल में ये सब किसके सोर्स रहे होंगे, साइटोकाइनिन के। तो हमने ये लिखा है कि सेल्स इन कल्चर स्टार्ट डिवाइडिंग in presence of presence of oxygen when culture medium, जब कल्चर मीडियम में आप क्या डालोगे, कल्चर मीडियम इज सप्लीमेंटेड विद किससे सप्लीमेंट किया, सप्लीमेंटेड विद ये जो चीजें थी, मैंने क्या लिखा बेटा, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट वाटर, वास्कुलर कैम्बियम, ये जो चीजें लिखी हुई है इनसे सप्लीमेंट किया। आप समझ आ रहा है, ये चीजें डाली और ये सोर्स रहा होगा साइटोकाइनिन का। इसका मतलब ये हुआ कि किसका कंक्लूजन क्या निकला, सेल डिवीजन में इस केमिकल का रोल है जो इनके अंदर प्रेजेंट है, जो ऑक्सिन के अलावा रोल परफॉर्म करता है। और हमने, मैं आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, ऑक्सिन सेल को इलोंगेट करता है, डिवाइड कौन कराता है, फाइनली साइटोकाइनिन। ये चीज याद आ गई आपको। अब क्या हुआ बेटा, इसके बाद 1955 के अराउंड, मतलब ये काम तो मान लो, हाँ, बायोएसए से पहले पढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास बायोएसए है ना, यहाँ पे एक मिनट रुको, रोल नहीं पढ़ना हमने, बायोएसए भी नहीं पढ़ना, अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने ये देखा बेटा, हमने ये देखा, ध्यान से सुनेंगे, हमने एक साइंटिस्ट थे इसके बाद मिलर। तो मिलर ने क्या किया, मिलर ने ऐसे ही किसी सोर्स मतलब जैसे मान लो ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया है ना, कोकोनट वाटर हो गया, तो मिलर ने ऐसा ही एक सोर्स था मेरे पास, एक फिश का उन्होंने डीएनए आइसोलेट किया हुआ था। हमारे पास एक फिश है, उस फिश का नाम हैरिंग था। इस हैरिंग का इन्होंने स्पर्म कलेक्ट करा, उस स्पर्म में से उन्होंने ये डीएनए आइसोलेट किया हुआ था। ये डीएनए आइसोलेट था, इसमें क्या था, डीएनए आइसोलेटेड था, आइसोलेटेड फ्रॉम स्पर्म। किसका स्पर्म है, हैरिंग फिश का। तो मिलर ने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनना, मिलर ने क्या किया, मतलब एक फिश के स्पर्म का जो डीएनए था वहां से केमिकल आइसोलेट किया जो ये काम कर पा रहा था सेल डिवीजन का। तो मिलर ने क्या किया, आइसोलेटेड और क्रिस्टलाइज केमिकल प्रमोटिंग सेल डिवीजन, है ना, प्रमोटिंग सेल डिवीजन। तो क्रिस्टलाइज किया और आइसोलेट किया केमिकल प्रमोटिंग सेल डिवीजन, वो केमिकल जिसने सेल डिवीजन प्रमोट किया, केमिकल प्रमोटिंग सेल डिवीजन।
एक ऐसा केमिकल जिसने सेल डिवीजन प्रमोट किया, उसका नाम क्या था बेटा? उसका नाम था जियाटीन। क्या नाम रखा गया उसका? जियाटीन रखा गया। तो इन्होंने क्या किया, मिलर ने क्या किया बेटा? मिलर ने आइसोलेट किया और क्रिस्टलाइज किया केमिकल प्रमोटिंग सेल डिवीजन। ऐसा केमिकल जो प्रमोट कर रहा है सेल डिवीजन, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? जियाटीन रखा। आप समझ रहे हो? उस केमिकल का क्या नाम रखा उन्होंने? जियाटीन रखा। जियाटीन का मतलब होता है कि ये केमिकल उन्होंने कहां से निकाला? एक फिश के डीएनए से निकाला। एनसीईआरटी लिखती है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक टेक्निक होती है प्यूरिफिकेशन की। तो आप सिंपल इतना याद रखो कि मिलर ने क्या किया, हमारे पास मिलर ने क्या किया, एक ये जो फिश थी इसका स्पर्म का आइसोलेटेड डीएनए था, ठीक है। उस आइसोलेटेड डीएनए को जब उन्होंने यूज किया, किसमें? इससे उन्होंने जियाटीन आइसोलेट किया। जियाटीन आइसोलेट किया विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड और आइसोलेटेड साइटोकाइनिन। विच वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड और डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन। ये पहला वो साइटोकाइनिन था जो डिस्कवर हुआ या आइसोलेट हुआ, और ये मिला किससे? हैरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से। अब मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट चीज भाई, हैरिंग फिश के डीएनए से हमने बेसिकली स्पर्म के डीएनए से जियाटीन निकाल लिया, पर जियाटीन मेरे पास प्लांट में मिलता ही नहीं है। एक्चुअल में जियाटीन ही है जो N6 फरफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन है, जो नाम लिखा हुआ था ना। जियाटीन एग्जैक्टली क्या है? अमीनो प्यूरिन है, मतलब प्यूरिन का डेरिवेटिव है। तो जियाटीन ही जो एनसीईआरटी ने एक नाम लिखा हुआ है N6 फरफ्यूराइल। फरफ्यूराइल एक ग्रुप होता है बेटा, जैसे बेंजीन एक ग्रुप होता है, वैसे फरफ्यूराइल एक ग्रुप है अमीनो प्यूरिन। तो अमीनो प्यूरिन पर लगा रहता है। प्यूरिन क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है, ठीक है। उस पर लगा हुआ था जियाटीन। तो जियाटीन मेरे पास प्लांट सोर्स में नहीं मिलता। जियाटीन इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सोर्स। तो क्या हुआ फिर? कुछ ईयर्स के बाद, जैसे ये काम कब हुआ है? ये हुआ है 1955 के अराउंड। तो कुछ ईयर्स के बाद, कुछ सालों के बाद, नॉट प्रेजेंट इन प्लांट, तो कुछ आफ्टर। जियाटीन क्यों लिखा बेटा मैंने? काइनेटीन लिखना था, इसलिए कह रहा हूं। मुझे अजीब क्यों लग रहा है बेटा? सॉरी, लिखने में मिस्टेक हुई है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। आप इसको गलत वे में ना ले। यहां काइनेटीन था एक्चुअल में। होता क्या है, कई बार हम स्किप करते हैं दिमाग में ना। तो काइनेटीन जो था वो प्लांट में नहीं प्रेजेंट था। ये काइनेटीन ही है जो प्लांट में बेटा, सॉरी इसके लिए एक्सट्रीमली, क्योंकि लिखने की मिस्टेक है। तो कहां पहला जो आइसोलेट हुआ वो बेसिकली क्या है? काइनेटीन था। और काइनेटीन आइसोलेट हुआ है ना, फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन है, काइनिन है ना, क्लियर। और वो क्या था? फर्स्ट वो प्लांट में नहीं होता, ठीक है। तो फ्रॉम प्लांट हमारे पास क्या हुआ? फर्स्ट आइसोलेटेड या डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड और डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन इज, वो है मेरे पास जियाटीन। जियाटीन को मैं बता रहा हूं किससे मिला था, सुन लो ध्यान से। जो मेज का प्लांट होता है ना, मक्का मतलब कॉर्न, उसको जिया मेज कहते हैं। तो ये कहां से आइसोलेट हुआ था? आइसोलेटेड फ्रॉम जिया मेज। जिया मेज मेरे पास मेज प्लांट है, क्लियर, मेज प्लांट है, ठीक है, क्लियर है। जिया मेज क्या है? मेज प्लांट है, ठीक है। जिया मेज हमारे पास क्या है? मेज प्लांट है। आप समझो ध्यान से, ठीक है। आइसोलेट किया गया। दूसरा आप समझें इस चीज को, फर्स्ट की हमने आइसोलेट किया जिया मेज से या कोकोनट वाटर से। आप समझ रहे हैं? यहां से निकाला गया, कोकोनट वाटर या मेज प्लांट से निकाला गया, जिसका नाम क्या रखा गया? जियाटीन। ये पहला, ये भी अमीनो प्यूरिन था एक्चुअल में। तो ये पहला प्लांट साइटोकाइनिन था। तो आपको अगर आए फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन काइनेटीन, जो हैरिंग फिश के डीएनए से निकाला गया था। फिर उसके बाद मेरे पास क्या निकाला गया? जियाटीन निकाला गया, जो प्लांट साइटोकाइनिन था। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अब हमें ऐसे बहुत सारे साइटोकाइनिन पता हैं जो नेचुरल और आर्टिफिशियल हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कुछ नाम। मेरे पास क्या है बेटा, देखो, मेरे पास एक मान लो काइनेटीन,
ये एनिमल सोर्स से है, नेचुरल है, मान लो एनिमल सोर्स से है और नेचुरल है, ठीक है। जियाटिन प्लांट सोर्स से है, प्लांट सोर्स और नेचुरल है। आपने अपने दिमाग में ये रखना है बेटा कि जो ये साइटोकाइनिन होता है ना, ये सेल डिवीजन प्रमोट करता है। ये एक्चुअल में किसी डीएनए के टूटने से मिल जाता है, मुझे किसी ऐसी चीज से मिल जाता है, ये नेचुरल है। आर्टिफिशियल का एक एग्जांपल आपने याद रखना है, वो है बेटा मेरे पास ये आर्टिफिशियल का नाम है बाप। ये उसमें पढ़ाते हैं टिश्यू कल्चर में, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। आप देख रहे हो इसके साथ भी अमीनोप्यूरिन लगा हुआ है, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, ठीक है। बेंजाइल अमीनोप्यूरिन कहते हैं इसे, बाप, है ना। बेंजाइल अमीनोप्यूरिन नाम देते हैं बाप, ठीक है। क्लियर? एक सेकंड देना बेटा, एक सेकंड देना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने क्या नाम रखा? बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये रखा हमने, ठीक है। तो काइनेटिन एनिमल सोर्स, जियाटिन प्लांट सोर्स, आर्टिफिशियल। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइटोकाइनिन कैन बी बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। उसका मेन काम क्या होता है? सेल डिवीजन, ठीक है। अब हम उसके बायोएस्से को डिस्कस करेंगे, है ना। बायोएस्से किसका? साइटोकाइनिन का। तो हम बायोएस्से की बात कर रहे हैं, किसके? साइटोकाइनिन के बायोएस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। बायोएस्से क्या होता है याद करो। बायोएस्से एक टेस्ट होता है, क्या पता करने के लिए? रोल क्या है और कितनी कंसंट्रेशन पर यह रोल आता है। सही हो गया? आ जाओ जल्दी से। तो बायोएस्से ऑफ साइटोकाइनिन में सबसे पहला बायोएस्से है, ध्यान से सुनना बेटा, जो अभी हमने स्कूग और मिलर ने डेवलप किया होगा, टोबैको पिथ कल्चर बायोएस्से। जो आपने देखा बेटा कि टोबैको की जो पिथ होती है, कल्चर बायोएस्से। पिथ आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई स्टेम है टोबैको की, तो स्टेम के सेंटर के जो सेल्स होते हैं ना, यहां पर सेंटर में कुछ सेल्स होते हैं स्टेम के, उसको हम पिथ बोलते हैं। तो ये जो पिथ के सेल्स हैं हमारे पास, किसके सेल्स हैं? ये पिथ के सेल सेंटर में होते हैं, ये वास्कुलर बंडल के बीच में। तो ये जो पिथ के सेल्स हैं, इनको क्या कर सकते हैं हम? कल्चर कर सकते हैं साइटोकाइनिन की वजह से। कल्चर का मतलब होता है आर्टिफिशियली डिवाइड करा सकते हैं। तो साइटोकाइनिन क्या कर सकता है? प्रमोट डिवीजन। एक और बता रहा हूं, 3 है पर आपको 2 ही याद कर लो तो चल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं बेटा डिले इन लीफ सेनिसेंस। डिले इन लीफ सेनिसेंस बायोएस्से। अब ये लीफ सेनिसेंस क्या होता है? लीफ का मुरझाना, दैट इज लीफ सेनिसेंस। आप समझो, डिले इन लीफ सेनिसेंस, लीफ के मुरझाने को हम क्या बोलते हैं? डिले इन लीफ सेनिसेंस हो गया। ये देखना ध्यान से, ये देखना, ये हमने लीफ बना दी, क्लियर? ये हमने लीफ बना दी, ठीक है, क्लियर? मेरे पास ये 2 लीफ हैं, समझना ध्यान से। मैंने आपको सेनिसेंस और एब्सिशन बताया था। सेनिसेंस का मतलब होता है मुरझाना, ओल्ड होना, बूढ़ा होना। एब्सिशन का मतलब होता है कि कुछ मान लो आपने पानी कम कर दिया, मुरझा गए, टूट के अलग होना। तो डिटैचमेंट इज मोर एब्सिशन और मुरझाना, बूढ़ा होना इज मोर सेनिसेंस। तो आप जरा समझो, मैंने क्या किया, इस लीफ पर साइटोकाइनिन अप्लाई कर दिया। इस पे मैंने क्या लगा दिया? साइटोकाइनिन अप्लाई कर दिया। और साइटोकाइनिन अप्लाई कर दिया और इस पर कोई साइटोकाइनिन नहीं लगाया, तोड़ी हुई लीफ है मान लो। अच्छा, मैं कुछ दिन रखता हूं इनको, दोनों को रख दो, चलो 1-1 वीक तक रख दो, है ना। मान लो चलो फ्यू डेज, 5 से 7 दिन रख दिया आपने, इसको भी 5 से 7 दिन रख दो, तो ये लीफ मुरझाएगी नहीं। ये जो लीफ है ये मुरझाती नहीं है, ये ऐसी रह जाएगी। लेकिन ये वाली जो लीफ है ये थोड़ी सी सेनिसेंस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं साइटोकाइनिन का क्या रोल होता है? वो लीफ को मुरझाने नहीं देता है, उसको सेनिसेंस होने से रोकता है। ये एक्चुअल में कैसे काम करता है? अगर मैं किसी प्लांट की लीफ को तोड़ लेता हूं तो कुछ समय के बाद उसके क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली या क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं साइटोकाइनिन अप्लाई कर देता हूं तो वो डिस्ट्रक्शन होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं साइटोकाइनिन क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय होने से बचा रहा होता है। तो इस तरीके से वो लीफ ग्रीन रहती है। कई बार ये काम बेटा हम फ्लावर्स को लेके भी कर लेते हैं। जो फ्लावर इंडस्ट्री में अगर आप ध्यान से समझो, जो फूल वगैरह होते हैं
वो फ्रेश नहीं होते बेटा, वो 1 महीने पहले कभी तोड़े हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस पर कुछ वो साइटोकाइनिन अप्लाई करके उसे, क्योंकि आप देखो जहां से वो तोड़े जाते हैं वहां से वो मंडी में आते हैं, फिर वहां से शॉप पे जाते हैं, वो भी 10-15 दिन उनको रखकर सेल करता है, तो उतने फ्रेश होते नहीं है ना। उस पर पानी मारकर या साइटोकाइनिन मारकर उसको मतलब डिस्ट्रॉय, मतलब उसके पिगमेंट्स को बचाने की कोशिश करता है। तो ये काम करता है। इसके लिए एक साइंटिस्ट का नाम हम यूज करते हैं, दैट इज रिचमंड लैंग इफेक्ट। कभी आता था डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज रिचमंड लैंग इफेक्ट, साइंटिस्ट के नाम पे रख देते हैं ये नाम, इसे ही कहते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट, डिले इन लीफ सेनेसेंस को। तो ये 2 बायोएस्से हो गए। बायोएस्से के बाद नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं बेटा, बायोएस्से के बाद आप बताओ क्या पढ़ते हैं हम लोग, अगर आपको याद आ रहा है तो। हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं बायोएस्से के बाद, हम पढ़ते हैं बेटा बायोएस्से के बाद रोल पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस। देख लो कहां बनेगा साइट ऑफ सिंथेसिस, ये कहां बनता है, एक एक चीज बेटा सीक्वेंस में पढ़ते हैं हम लोग ना। साइट ऑफ सिंथेसिस जल्दी से देखो कहां बनेगा। तो साइटोकाइनिन हमारे पास नॉर्मली कहां बनता है, याद रखना, साइटोकाइनिन हमारे पास नॉर्मली कहां बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बनता है उस जगह जहां काफी सेल डिवीजन हो रही है। तो प्लेस वेयर हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन की। कई बार क्या होता है, बच्चे स्लाइड मिक्स जिरोक्स कराते हैं, मिक्स कर देते हैं, उन्हें लिखा नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो प्लेस वेयर एक्टिव सेल डिवीजन अकर, क्या हो रही है, जहां पर एक्टिव सेल डिवीजन हो रही है, जहां पर सेल एक्टिवली डिवाइड कर रहा है, वहां साइटोकाइनिन बनता है। ये कौन सी जगह है, जैसे कि एनसीईआरटी ने 3 जगह लिखी है, रूट टिप, दूसरा ये स्टेम है, यहां पर बड, जो मेरे पास एक तरीके की एक्सिलरी बड है, बड कह सकते हैं, बड में भी काफी तेज डिवीजन होती है, और तीसरा मेरे पास ये मान लो यंग फ्रूट है। तो ये 3 लोकेशन याद रखें जहां पर मेरे पास क्या होता है, एक्टिव सेल डिवीजन होती है। एक रूट टिप, बी एक्सिलरी बड, और सी मेरे पास यंग फ्रूट। ये आपको क्लियर ध्यान रखना है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, साइट ऑफ सिंथेसिस हो गई। ये मेरे पास क्या हो गई बेटा, साइट ऑफ सिंथेसिस हो गई, किसकी, साइटोकाइनिन की। क्लियर है। तो ये 3rd पॉइंट हो गया, डिस्कवरी फर्स्ट था, सेकंड बायोएस्से था, और ये 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट है मेरे पास, 4th पॉइंट है प्रीकर्सर। प्रीकर्सर शब्द का मतलब होता है किससे बनता है, किससे बनता है। तो एक ये प्रीकर्सर क्या है बेटा, इसका अमीनो प्यूरिन है। क्या है, अमीनो प्यूरिन। अमीनो प्यूरिन क्या है बेटा, एक नाइट्रोजिनस बेस है। उस नाइट्रोजिनस बेस से ये बन जाता है। नाइट्रोजिनस बेस जो है वो मेरे पास साइटोकाइनिन देता है, चाहे जियाटीन दे चाहे काइनेटिन दे। ठीक है। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, जैसे टीआरएनए होता है ना, ट्रांसफर आरएनए, वो भी तो एक तरीके का क्या, न्यूक्लिक एसिड है, उसके भी टूटने से। तो इन सम केसेस हमारे पास टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड है, ये भी बना सकता है साइटोकाइनिन। ठीक है। प्रीकर्सर के बाद मतलब हमने लिखा साइट ऑफ सिंथेसिस, हमने लिखा प्रीकर्सर, हमने लिखा बायोएस्से, है ना। और क्या लिखना है भाई, और भी कुछ लिखना है, पर चेक कर लेते हैं। हमने लिखना है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए मुझे अजीब लग रहा था। और क्या लिखना है, एग्जाम्पल में आ जाएंगे बेटा मेरे पास काइनेटिन। काइनेटिन कौन से सोर्स का, एनिमल सोर्स का, एनिमल सोर्स से मिलता है। और जियाटीन मेरे पास प्लांट सोर्स का है ना। और जो मेरे पास किसने डिस्कवर किया था काइनेटिन को, ये मिलर ने डिस्कवर किया था। मिलर ने फाइनली आइसोलेट किया था काइनेटिन, है ना। स्कूग ने तो सिर्फ ये बताया था कि यार डालेंगे तो इससे काम चल जाएगा, ऐसा कुछ, तो ये था। अब ये तो हो गए मेरे पास इसके एग्जांपल्स। अब मैं इसके बाद इसके रोल पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है। साइटोकाइनिन के मैं रोल आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। रोल ऑफ साइटोकाइनिन, और हम वैसे ही पढ़ेंगे, एक एक रोल समझेंगे, और उस तरीके से उसको रोल को पढ़ के हम क्या करेंगे, नोट भी करेंगे सर्कल पे, है ना, जैसा हमने किया है। और उसके बाद आज आप ये काम जरूर करेंगे कि सारे रोल एक जगह लिख लेंगे। चलो फटाफट से देखो, ध्यान से देखना बेटा। हम रोल ऑफ साइटोकाइनिन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला रोल जो साइटोकाइनिन का है, समझना इस बात को, सबसे पहला रोल जो साइटोकाइनिन का हमारे पास है वो क्या है, आप समझें इसे।
रोल ऑफ साइटोकाइनिन हमारे पास है, आप इस चीज को समझो। और पहला रोल, सबसे पहला रोल जो है साइटोकाइनिन का वो ये है कि ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड कराता है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप सेल वाले चैप्टर में जाएंगे तो जहां माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया की लास्ट लाइन में लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से डिवाइड करता है। फिजन से कैसे करता है? क्योंकि उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। तो क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड करके और क्लोरोप्लास्ट बना सकता है, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है फिजन से। फिजन क्या होता है? एक सेल के डिवाइड होने से दो सेल बनते हैं। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, उसकी डिवीजन से दो क्लोरोप्लास्ट बन सकते हैं। तो पहला रोल क्या होगा? इट हेल्प इन डिवीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की डिवीजन में मदद करता है, आप समझे। सेकंड रोल क्या है कि प्लांट में नई लीफ बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि डिवीजन में प्रमोट कर रहा है। तो जो बड वगैरह होती है उससे नई लीफ, क्योंकि सेल डिवाइड करता है, तो इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीफ। नई लीफ बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, कौन सा हार्मोन था जो टिप की ग्रोथ प्रमोट करता था? बताओ। ऑक्सिन। याद आया? कौन सा हार्मोन था जो टिप की ग्रोथ प्रमोट करता था? वो था मेरे पास ऑक्सिन। ये क्या करता है? ये ब्रांचेस प्रमोट करता है। तो कहीं ना कहीं ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। मेरी बात सुनो, टिप की वजह से ये ब्रांच सप्रेस थी। अगर मैं टिप को मतलब मैं ब्रांच बना पाऊं, तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूं? ओवरकम कर रहा हूं एपिकल डोमिनेंस। तो ये क्या कर रहा है बेटा? इट ओवरकम एपिकल डोमिनेंस एंड हेंस, इसका मतलब क्या है? एंड हेंस प्रमोट ब्रांचेस। ये ब्रांचेस बनवाता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कुछ टर्म्स में बता रहा हूं, उसको समझना। मान लो आपके पास कोई प्लांट है, ये प्लांट के साइड से जो ब्रांच बनती है इन्हें कहते हैं लेटरल ब्रांच। साइड में बनने वाली ब्रांच को हम क्या कहते हैं? लेटरल ब्रांच कहते हैं। आप समझना मेरी बात। जैसे किसी भी प्लांट का टिप को कहते हैं एपेक्स, एपीएक्स। ये साइड होती है लेटरल। दिस इज लेटरल रीजन। जैसे मान लो मेरा लेटरल ये साइड है, दिस साइड इज लेटरल। ये बैक इज डॉर्सल, आगे वेंट्रल है। तो ये जो मेरे पास है, ये प्लांट जो है मेरे पास, समझना, इससे ऐसे ब्रांचेस बनेंगी। क्लियर है? ऐसे ब्रांचेस बनेंगी। अच्छा, जब मैं ये ब्रांचेस बना रहा हूं, आप इस चीज को समझो, मेरे पास ऐसे क्या बन रही है? ब्रांचेस बन रही हैं। आप समझ रहे हो? इस तरीके से ब्रांचेस बन रही है। अब क्लियर है? ये चीज समझो। तो ये जो ब्रांचेस है इनको हम क्या बोलते हैं? लेटरल ब्रांच बोलते हैं। तो इट ओवरकम एपिकल डोमिनेंस एंड प्रमोट ब्रांचेस। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं ऐसे भी कि साइटोकाइनिन प्रमोट लेटरल ब्रांच। क्या बनाएगा? लेटरल ब्रांच बनाएगा। ठीक है? क्या बनाएगा? लेटरल ब्रांच बनाएगा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, लेटरल ब्रांच के बारे में बता दिया। देखो इधर, अगर मैं इसके रोल इस सर्कल पे लिखूं तो मैं क्या क्या लिखूंगा आपको पता है? चलो देखते हैं एक बार फटाफट से। मेरी बात सुनो ध्यान से, एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लो ये सीड है, इस सीड से ये रेडिकल बन रहा है यहां पे, और ये मान लो ऐसे प्लूम्यूल बन रहा है। तो प्लूम्यूल से मेरे पास क्या बनता है? शूट बनता है, जो पूरी प्लांट की शूट होती है ना पूरा। और रेडिकल से मेरे पास फिर रूट बन जाता है। एक्चुअल में रेडिकल ही रूट होता है एक तरीके से, तो रूट बनता है। इतनी चीज आपने बेसिक पढ़ी थी, मैं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी में प्रॉपर डिटेल बताऊंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर कभी किसी प्लांट में मान लो स्टेम से रूट बनती है, तो अदर देन रेडिकल बनी, तो अगर अदर देन रेडिकल बनती है तो उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई, ध्यान सुने, अगर किसी जगह से अलग से शूट बनती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मान लो ये एक मास ऑफ सेल है, इस मास ऑफ सेल को कैलस कहते हैं। कैलस क्या होता है? सेल्स का ग्रुप होता है, ये कैलस है। अगर इस कैलस में कोई शूट बन जाए, शूट मतलब इस तरीके से ऐसा, मतलब प्लांट का ऊपर का हिस्सा ये शूट बनने लगे, तो ये जो शूट कैलस से बन रही है ये नॉर्मल शूट नहीं है,
इसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस शूट। कौन सी शूट कहते हैं? एडवेंटिशियस शूट। तो आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि ऑक्सिन क्या करता था? ऑक्सिन प्रमोट करता था एडवेंटिशियस रूट। प्रमोट एडवेंटिशियस रूट, वो ऐसी रूट बनाता था जो अदर देन रेडिकल होती थी। और साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन प्रमोट एडवेंटिशियस शूट, वो प्रमोट करता है एडवेंटिशियस शूट। तो ऑक्सिन प्रमोट करता है एडवेंटिशियस रूट और साइटोकाइनिन प्रमोट करता है एडवेंटिशियस शूट। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके सामने है बेटा। इट हेल्प इन डिवीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीफ। ठीक है, इट ओवरकम एपिकल डोमिनेंस एंड हेंस प्रमोट ब्रांचेस। ये हेल्प करता है कि ओवरकम करने में, क्या? एपिकल डोमिनेंस ओवरकम करने में, और ब्रांचेस को प्रमोट करता है। ये लेटरल ब्रांच बनाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो मैं 5th नंबर पर यहां लिखूंगा, ये क्या करेगा? इट प्रमोट एडवेंटिशियस शूट, शूट अदर देन क्या? प्लूम्यूल, एडवेंटिशियस शूट। क्लियर है बेटा? क्या बनाएगा? एडवेंटिशियस शूट बनाएगा। जैसे मैंने कैलस में दिखाया आपको, ये एक्स्ट्रा बात थी बताने के लिए, ये मैंने बताया आपको यहां पे। उसके अलावा क्या करता है बेटा? उसके अलावा क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइज करता है। होता क्या है बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से। कई बार क्या होता है, जो ओल्ड लीफ है वो उतना खाना नहीं बना रही होती, और उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट से ज्यादा रेस्पिरेशन रेट होता है। तो हम क्या करते हैं, लीफ की सेनिसेंस को, कई बार लीफ की सेनिसेंस को डिले करने के लिए उसमें फूड मोबिलाइज कर देते हैं। उसको क्या करते हैं, उसके लिए खाना क्या करते हैं, मोबिलाइज कर देते हैं। तो एनसीईआरटी इस बात को लिखती है कि इट मोबिलाइज्ड क्या करेगा? न्यूट्रिएंट टू डिले सेनिसेंस। क्या करना है? डिले करना है किसको? लीफ सेनिसेंस को। ऐसा कुछ लिखना चाह रही है। अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे कोई मिनरल बताओ जो ये काम करता है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन का, तो आप कहोगे सर बोरोन। बोरोन जो है वो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन करता है। ऐसे न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज करने का काम किसका है? मेरे पास किसका है? साइटोकाइनिन ये काम करता है। तो ये वो रोल हैं जो आपके पास एनसीईआरटी देती है। इसको चाहे आप सर्कल बना के लिख लो, है ना, सर्कल बना के भी लिख सकते हो। जैसे मैंने क्लोरोप्लास्ट डिवीजन लिखा, क्लोरोप्लास्ट डिवीजन लिख दिया। दूसरा रोल मैंने क्या लिखा? लीफ, यंग लीफ फॉर्मेशन, नई लीफ बनवाता है। एपिकल डोमिनेंस ओवरकम करता है। क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस, इसको ओवरकम करता है। ओवरकम का मतलब होता है बेटा इसको डिक्रीज करता है। इसके बाद क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड कराता है, यंग लीफ बनाता है, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। और क्या करेगा आप सोचो जरा, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करा दिया, यंग लीफ बना दिया, एपिकल, लेटरल ब्रांच, एडवेंटिशियस शूट, डिले इन लीफ सेनिसेंस तो था ही, न्यूट्रिएंट मोबिलाइज करता है ना, इसी के साथ है डिले इन लीफ सेनिसेंस, डिले इन लीफ सेनिसेंस। क्लियर है? ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट साइटोकाइनिन इज। क्लियर होगी बात? ये साइटोकाइनिन है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, साइटोकाइनिन के अगर मैं एक्स्ट्रा रोल की बात करूं, मैं आपसे कहूं कि भाई एक्स्ट्रा रोल कौन सा करना है, तो एक्स्ट्रा रोल में मैं एक रोल बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। एक्स्ट्रा रोल में सबसे पहले टिश्यू कल्चर से रिलेटेड बात आपको आनी चाहिए। टिश्यू कल्चर से रिलेटेड आपको आना चाहिए कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन बोथ इन्वॉल्व इन टिश्यू कल्चर।
वो किस में इन्वॉल्व है? टिश्यू कल्चर में इन्वॉल्व है। क्लियर? सही है। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो हैं दोनों किस में इन्वॉल्व हैं? टिश्यू कल्चर में इन्वॉल्व हैं। समझ में आ रही है? किस में इन्वॉल्व है? टिश्यू कल्चर में इन्वॉल्व हैं। कौन? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। कैसे? सुनो ध्यान से। देखो मैंने क्या किया, ये एक टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ लिया, इसमें मैंने प्लांट का शूट टिप डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने? शूट टिप डाला। इस प्लांट को मैंने क्या करना होता है, ध्यान से समझना, इस प्लांट को मैंने क्या करना होता है, क्या करना होता है इसको समझना। मुझे इसको कुछ वीक तक, मान लो 3 वीक तक मैंने इसको डार्कनेस में रखा और मैंने क्या किया, इसको न्यूट्रिएंट दिए। न्यूट्रिएंट क्या हो सकता है? इसको सुक्रोज दिया, मिनरल्स दिए, ये सब कुछ दिया, और साथ में मैंने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इक्वल अमाउंट में डाला। तो ये इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? इक्वल अमाउंट में, इस तरीके से रखा। तो मेरे पास बेटा 3 से 4 वीक के टाइम में ये जो प्लांट की टिप ली थी, ये एक मास ऑफ सेल बना देगी। क्या बना देगी? मास ऑफ सेल। मास ऑफ सेल का मतलब सेल्स का एक ग्रुप बना देगी ऐसे, जो ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि मेरे को श्योर नहीं हूं मैं ग्रीन होगा क्यों नहीं होगा, सॉरी मैं श्योर हूं, मैं कह रहा हूं कि ये ग्रीन नहीं होगा क्योंकि इसे कैलस कहते हैं। दिस इज कैलस। नहीं, व्हाट इज कैलस? कैलस क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है जो डिफरेंशिएटेड नहीं है, जिसका भी रोल फिक्स नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है। और अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल को हमने क्या बोल दिया? कैलस बोल दिया। ठीक है, अब ये डार्कनेस में था, कैलस बन गया। कैलस सेल्स का ग्रुप होता है। अब मैं अगर इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशियो अभी भी बराबर है, दोनों को इक्वल रखा हुआ है, अगर मैं क्या करूंगा, मैं अगर क्या बढ़ा दूं बेटा? साइटोकाइनिन इंक्रीज कर दूं, साइटोकाइनिन क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं कैलस में, तो मेरे पास शूट बन जाती है। देख रहे हो? और अगर ऑक्सिन इंक्रीज कर दूं, रेशियो क्या करो, देखो ऑक्सिन बढ़ाओगे तो रेशियो 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो ऑक्सिन इंक्रीज करूंगा तो रूट बनेगी कैलस में। अब दोनों में से कोई भी पहले करा लो। तो सिंपल ये समझो, ये कैलस है आपके पास, दिस इज कैलस। इस कैलस में मेरे पास शूट कब बनेगी? ये साइटोकाइनिन से, और एडवेंटिशियस रूट बनेगी किससे? ऑक्सिन से। तो दिस रूट इज एडवेंटिशियस रूट, ये एडवेंटिशियस रूट है, और ये मेरे पास क्या है? एडवेंटिशियस शूट है। तो एक एडवेंटिशियस शूट हो गई और एक एडवेंटिशियस रूट हो गई। क्लियर? 2 चीजें हो गई। तो आपके पास क्या है? एडवेंटिशियस शूट और एडवेंटिशियस रूट है। क्लियर है? सही है। तो हम इस चीज को समझें ध्यान से, इस चीज को समझेंगे कि एडवेंटिशियस शूट और एडवेंटिशियस रूट है हमारे पास। तो शूट टिप, ठीक है, कैलस, एडवेंटिशियस शूट और एडवेंटिशियस रूट, आप समझो। और ये मेरे पास क्या बन गई बेटा? ये मेरे पास क्या बन गई? ये मेरे पास एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं आपको कि कैलस कैसे बनता है। तो एक्स्ट्रा रोल में आप याद रखो कि साइटोकाइनिन टिश्यू कल्चर में एडवेंटिशियस शूट बनवाता है। शुरुआत में रेशियो दोनों की बराबर रखते हैं। कैलस नहीं पता तो सुन लो, आपने किसी प्लांट का टॉप उसमें डाल दिया, वो डिवाइड करके ऐसा खूब सारे सेल का मास बना देगा, मास मतलब ग्रुप बना देगा। उन सेल्स में भी डिफरेंशिएशन नहीं हुई है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशियो में चेंज लाकर, अमाउंट की रेशियो में चेंज लाकर हम ऐसा कर सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा रोल में आप याद कर लो, आपने बेटा हमेशा से पढ़ा है कि कौन सा हार्मोन स्टोमेटा बंद करता है, वो है एब्सिसिक एसिड। साइटोकाइनिन ओपन करता है स्टोमेटा को, ये और याद कर लेना। ठीक है, ओपन करता है। और अगर एक्स्ट्रा में ये भी कर लो कि साइटोकाइनिन साइटोकाइनेसिस प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है? प्रमोट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होती है ना? साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? ठीक। अब यहां से हम आगे जाते हैं, और इस चीज को देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा रोल में पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब यहां से हम नेक्स्ट हार्मोन पे मूव कर सकते हैं, जिसे हम कह रहे हैं इथिलीन। नेक्स्ट हार्मोन क्या है हमारे पास? इथिलीन। हमने 3 हार्मोन पढ़ लिए, 4th हार्मोन है इथिलीन।
इथिलीन हमारे पास गैसियस हार्मोन है। कैसा है? गैसियस। और जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा? C2H4 लिख रहे हैं ना, CH2 लिखेंगे, C2H4 करके। इथिलीन गैसियस हार्मोन है, ठीक है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। मैं इथिलीन के लिए बताता हूं हुआ क्या था बेटा। इसकी भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी। एक्चुअल में क्या हुआ था, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, मतलब 1900 कुछ में, जर्मनी में एक कैरोसिन लैंप्स थे। ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा, आपको करना भी नहीं है, जस्ट एक स्टोरी है बताने के लिए आपको। 1900 कुछ में कैरोसिन लैंप्स थे जर्मनी में, स्ट्रीट में, मतलब सड़क पर लाइट करने के लिए कैरोसिन के लैंप होते थे। उस कैरोसिन की लैंप में से कुछ मतलब गैस निकलती थी जो आसपास के प्लांट की लीफ में सेनिसेंस प्रमोट कर देती, मतलब मुरझा जाती थी लीफ या गिर जाती थी, एब्सिशन हो जाता था। तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आएगा कि उस कैरोसिन लैंप से जो गैस निकलती थी, बाद में पता चला वो इथिलीन थी, ठीक है। वो हमें याद नहीं करना, हमें तो वो याद करना जो एनसीईआरटी ने दिया। तो एनसीईआरटी ने क्या दिया है? एनसीईआरटी ने दिया है कजिन्स। एक साइंटिस्ट थे कजिन्स, है ना। उन्होंने क्या किया, कजिन्स, आप पता नहीं भाई है साइंटिस्ट है वो, आप देखो कजिन एक्चुअल में पर्सन है, एच कजन नाम है इसका। तो कजन ने क्या बोला? कजन ने बोला कि अ वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल का मतलब होता है गैसियस सब्सटेंस, रिलीज्ड फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस, पके हुए ऑरेंज में से। आप समझ रहे हो? मतलब पके हुए ऑरेंज में से मेरे पास क्या निकल रहा है? पके हुए, ध्यान सुनेंगे, अ वोलेटाइल गैसियस सब्सटेंस रिलीज्ड फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज, पके हुए ऑरेंज में से एक गैस का एक सब्सटेंस निकलेगा। वो सब्सटेंस क्या करेगा? दैट कैन प्रमोट एब्सिशन या राइपनिंग, प्रमोट राइपनिंग ऑफ अनराइपेंड स्टोर्ड बनाना। एक ऐसा बनाना जो अनराइपेंड था और स्टोर्ड था, उसमें राइपनिंग प्रमोट कर देगा। ये किसने बोला? कजिन्स ने बोला, ठीक है। ये बोला, मतलब एक तो वोलेटाइल का मतलब होता है गैस निकली जो पके हुए ऑरेंज से बनाना को पका सकती है। पकाने का मतलब होता है वो अभी हम आज देख पाएंगे, ठीक है। अब ये तो डिस्कवरी से रिलेटेड सिर्फ इतना याद करना है, ठीक है। अब डिस्कवरी के बाद इसका बायो एसे है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इसका बायो एसे क्या है बेटा? ध्यान से देखें, बायो एसे ऑफ इथिलीन। क्लियर? देखते हैं, एक सेकेंड दो। इथिलीन का क्या बायो एसे है उसको एक बार देख लेते हैं। एक मिनट बेटा, मुझे एक सेल नाम की चीज बदलनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ बेटा, आवाज आ रही होगी मेरी। देखो क्या था, अब बायो एसे क्या होता है? टेस्ट है इथिलीन का। एक्चुअल में क्या है, एनसीईआरटी ने कोई बायो एसे नहीं दे रखा, और नॉर्मली क्या किया है एनसीईआरटी ने, एक रोल जो दे रखे हैं 3, मतलब इथिलीन के 3 रोल दे रखे हैं जिसको हम बायो एसे कंसिडर कर रहे हैं। सुन लो ध्यान से, क्या है हो क्या रहा है इन एनसीईआरटी, क्योंकि बायो एसे तो रोल ही होता है ना। 3 इफेक्ट ऑफ इथिलीन ऑन सीडलिंग, सीडलिंग क्या होता है? छोटा प्लांट, इज कंसीडर्ड एज बायो एसे। उसको हम क्या लिख रहे हैं? बायो एसे लिख रहे हैं, उसको हम बायो एसे मान रहे हैं, है ना, उसको बायो एसे मान रहे हैं, ठीक है। कौन सा रोल? सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये प्लांट है, ये मेरे पास सीड है, ये सीड है, इस सीड में से मेरे पास ये शूट निकली है, ऐसे ये शूट निकली है। तो इथिलीन की वजह से क्या 3 चेंजेस होते हैं, ये सुन लो ध्यान से। अगर मैं इथिलीन अप्लाई करूंगा, इथिलीन इस पर अप्लाई कर दूं,
तो मेरे पास 3 अफेक्ट आ जाएंगे, 3 इफेक्ट, अफेक्ट नहीं इफेक्ट, ध्यान से सुनना। पहला इफेक्ट यह आएगा कि इसमें एक तरफ ज्यादा ग्रोथ होगी, ऐसे मुड़ जाएगा, इसको कहते हैं एपिकल हुक। इसको क्या बोलते हैं? एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये बायोएस से लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं बायोएस से का नाम क्या है, एपिकल हुक बोल दिया। दूसरा मैं ये देखूंगा कि इसकी जो ग्रोथ है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो गई, एक ये कुछ में ऐसा दिख जाता है, कुछ सीडलिंग्स में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तीसरा मुझे क्या दिखता है कि जो एक्सिस है वो स्वेल कर गया ऐसे, तो स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, मतलब ये जो शूट है इसका एक्सिस क्या कर गया? स्वेल कर गया, जिसे मैंने क्या बोल दिया? स्वेलिंग या ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस। तो ये जो 3 इफेक्ट दिख रहे हैं ये इथिलीन के दिख रहे हैं, इस पर दिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया? हमने एक बायोएसे का नाम दिया ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएसे, ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएसे। तो ये एग्जैक्टली बायोएसे तो है नहीं, एनसीईआरटी ने तो रोल की फॉर्म में लिखा है, पर हम इसको क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, व्हाट इज ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएसे? वो इथिलीन की वजह से होता है। नाउ दिस इज ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएसे, जो इथिलीन की वजह से होता है। और इस बायोएसे में मैंने आपको दिखाया एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दैट इज ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएसे। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इथिलीन बताया आपको, मैंने उसका बायोएसे बता दिया आपको। अब आप सुन लो ध्यान से कि हम क्या करेंगे, उसकी साइट ऑफ सिंथेसिस बताएंगे कि कहां बनता है इथिलीन, कहां बनेगा। मेरी बात सुनो, ये पूरे प्लांट में कहीं भी बन सकता है, या प्लांट हमारे पास मान लो लीफ तोड़ी हुई है वहां भी बन सकता है। ये हर उस पार्ट में बन सकता है जो सड़, जैसे कहते हैं ना कि पका हुआ फ्रूट बाकी फ्रूट्स को पका देता है, या एक सड़ता हुआ मतलब फ्रूट बाकियों को सड़ा देगा, खराब कर देगा, क्योंकि वहां से इथिलीन निकलता है। तो साइट ऑफ सिंथेसिस क्या होगा? ये लीफ में, फ्लावर में, फ्रूट में, एवरी पार्ट विच इज अंडरगोइंग, एवरी पार्ट विच इज अंडरगोइंग एब्सीशन, जो थोड़ा मुरझा सा रहा है, मतलब खराब सा हो रहा है, उन सब में ये होता है। हर वो पार्ट जिसमें एब्सीशन हो रहा है वो इसकी साइट है। किसकी साइट है? सिंथेसिस की साइट है। तो इसे हमने क्या बोल दिया बेटा? साइट ऑफ सिंथेसिस बोल दिया, साइट ऑफ सिंथेसिस बोल दिया। तो हर वो पार्ट जहां पर, ध्यान से सुनेंगे, जहां पर एब्सीशन हो रहा है ये बनता है। क्या है ये बेसिकली बनता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं प्रिकर्सर की। प्रिकर्सर क्या होता है, किससे बनेगा? अब ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन याद करते हैं थोड़ा सा। देखो ऑक्सिन में क्या था, याद करो। ऑक्सिन में था ट्रिप्टोफान, उसमें हमने बोला क्या नाम, इथिलीन में टार्पीन, अमीनोप्यूरिन बोला साइटोकाइनिन में। इसमें एक अमीनो एसिड होता है जिसमें सल्फर होता है, उसका नाम मिथ्योनिन है। मिथ्योनिन एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। उससे मेरे पास क्या बन जाता है? ये बन जाता है इथिलीन बन जाता है, ठीक है। प्रिकर्सर हो गया। अब प्रिकर्सर के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? इसके एग्जाम्पल। अब इसके एग्जाम्पल तो इथिलीन ही होता है, पर इसकी 2 फॉर्म आती हैं। एक तो गैसियस फॉर्म है, तो गैसियस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इथिलीन बोलते हैं। लेकिन इसकी एक और फॉर्म होती है बेटा जो नॉन गैसियस है। जैसे मैं एक चीज बताता हूं आपको। मान लो मुझे इथिलीन एग्रीकल्चर में यूज करना है, मैं गैस की फॉर्म में स्प्रे करूंगा तो प्लांट में से इजीली उड़ जाएगा, तो मैं शायद उतना इफेक्ट ना कर सकूं। हाँ, अगर मुझे फ्रूट्स को पकाना है तो कवर करके रखूंगा तो ठीक है, लेकिन प्लांट को कवर करूंगा शायद मर जाए, ठीक है ना। तो उस केस में मैं क्या करता हूं, इसकी एक्वस फॉर्म यूज करता हूं जिसे मैं इथेफोन कहता हूं। तो इथेफोन नथिंग बट एक्वस फॉर्म ऑफ इथिलीन, एक्वस फॉर्म ऑफ इथिलीन, ये आ गया। क्लियर है? तो एक्वस फॉर्म ऑफ इथिलीन को हम क्या बोलते हैं? इथेफोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेफोन बोलते हैं। ये एक्वस फॉर्म होती है किसकी? इथिलीन की एक्वस फॉर्म होती है। ये आपने अपने दिमाग में बिठाना है। तो गैसेस फॉर्म हो गई मेरे पास इथिलीन, इथेफोन। एक्वस फॉर्म मैंने आपको बता दी। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं अब यहां बताने वाला हूं, ठीक है। हम अब इसके रोल पढ़ने जा रहे हैं।
पर रोल पढ़ने से पहले एक स्पेशल चीज बता रहा हूं जो शायद आपको ना पता हो, नहीं लगे आज इसको, ठीक है। देखो क्या है, आपने बेटा फ्रूट पकते हुए देखा है, आप में से बहुत सारे बच्चे को ये पता होता है कि जब हम तरबूज खरीदने जाते हैं, वाटरमेलन खरीदने जाते हैं, उससे कहते हैं भाई बढ़िया पका हुआ तरबूज दे दो, तो वो तरबूज ऐसे उठाता है और कहता है कि हाँ ये पका हुआ है, एक पसंद देना, हाँ ये पका हुआ तरबूज है, ये ले जाओ आप। ऐसा कुछ कान के आसपास लगा के ऐसे ऐसे करके देखता है। सुनना ध्यान से। एक आपके पास आम का फ्रूट है, आम आप खुद भी देख सकते हो, आप देखते हो कि उसका कलर चेंज हो जाता है, या छू के देखते हो सॉफ्ट होता है, तो इसका मतलब वो पक गया। तो हमारे पास क्या होता है, फ्रूट राइपनिंग दो प्रकार की होती है, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। फ्रूट राइपनिंग दो प्रकार की होती है। एक मेरे पास होती है जिसे मैं कहता हूं क्लाइमेक्ट्रिक राइपनिंग, क्लाइमेक्ट्रिक राइपनिंग या क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट कहते हैं उन्हें, या मैं क्या नाम देता हूं, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट नाम देता हूं। समझने की कोशिश करना जो बताऊंगा यहां पे। इसमें क्या चेंजेस आते हैं, देखो ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग फ्रूट में क्या बदलाव आते हैं इस तरह के फ्रूट में। सुनना, इसका एग्जांपल मैंगो है, देखो क्या चेंजेस आते हैं। अगर आपने देखा हो कि जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग वो क्या होते हैं। चेंजेस ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग वो आते हैं, इसमें पहला कलर चेंज होता है। अगर आपको पता हो मैंगो का अगर नेचुरल राइपनिंग हो तो कुछ कलर चेंज होता है, वो येलो हो जाता है, तो इसका मतलब क्लोरोफिल कम हो जाएगा, कैरोटीनॉइड बढ़ जाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि कैरोटीनॉइड इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। कैरोटीनॉइड क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाता है। दूसरा, वो सॉफ्ट हो जाता है। वो सॉफ्ट क्यों होता है बेटा, सॉफ्ट हो जाता है कैसे, देखो मेरे पास ये दो प्लांट सेल हैं, दो प्लांट सेल के बीच में एक लेयर होती है जो इनको होल्ड करती है सेल्स को, उस लेयर का नाम है मिडल लैमेला। ये दो सेल्स को होल्ड करती है, मतलब बहुत सारे सेल्स को आपस में होल्ड करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसी सिचुएशन देखो, ये मिडल लैमेला है सारी, ये मेरे पास मिडल लैमेला है जिसने क्या किया हुआ है, सेल्स को होल्ड किया हुआ है, तो सेल्स एक यूनिट की तरह से होंगे, इसने सेल्स को होल्ड किया हुआ, ये मिडल लैमेला है। मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि मिडल लैमेला सेल्स को होल्ड करती है। जब फ्रूट पकता है तो ये मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है, उससे सेल्स आपस में लूज हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा दबने लगता है फ्रूट। तो ऐसी राइपनिंग को हम क्लाइमेक्ट्रिक राइपनिंग क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा आपको। तो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट क्या होते हैं, जिसमें चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, कलर बदल जाता है और वो फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। और तीसरा चेंज जो उसमें आता है बेटा, तीसरा चेंज जो उसमें आता है वो ये है, थर्ड चेंज जो आता है, मेरी बात समझना, उसमें मेरे पास क्या होगा, अगर आपको लास्ट चैप्टर याद है, शुगर अल्कोहल होता है और एसिड को मैं अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे मैं अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो एसिड खट्टा होता है, शुगर मीठा होता है। तो अगर मैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो अल्कोहल बेसिकली क्या है, शुगर होती है। आप याद करो, ग्लूकोज वॉज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड। तो ये जो शुगर है ये खट्टा होता है, सोर होता है, खट्टा फ्रूट मीठा हो जाता है, स्वीट हो जाता है। तो अगर आपको मैं कहता हूं कई बार यार आम खट्टे निकल जाते हैं क्योंकि शुगर एसिड था, वो मीठा कन्वर्ट नहीं हो पाया। अगर नेचुरली पकता है तो ये सारे प्रोसेस आसानी से हो जाते हैं। हम कोई केमिकल डाल के पकाते हैं तो हो सकता है वो सॉफ्ट हो जाए, कलर बदल जाए, पर अभी सारा एक कन्वर्जन नहीं हुई है। आपको समझ रहा है। दूसरी चीज, एक खास चीज और होती है इनमें, मेरे डायग्राम का काम नहीं है आपको, एक खास चीज और होती है इनमें, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। रेस्पिरेशन रेट मतलब CO2 निकलने लगता है। आप अभी कभी देखेंगे कि जो आम वगैरह होते हैं, आपने कभी कुछ गांव वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा कि आम जब पकाया जाता है वो हल्का सा हीट फील करते हैं क्योंकि CO2 निकल रही होती है। जब रेस्पिरेशन होता है तो थोड़ी हीट बनती है बेटा, तो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होना। तो फ्रूट राइपनिंग के समय अगर रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक या क्लाइमेक्टिक राइपनिंग। रिपीट कर रहा हूं, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। तो इस तरह के फ्रूट का एग्जांपल आपका वो सारे फ्रूट जिनके कलर चेंज होते हैं, जैसे कि मैंगो इसमें आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा, और भी जो मतलब जिनके कलर चेंज होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, है ना। ठीक है, क्लियर।
तो जैसे इवन टोमेटो सब्जी है लेकिन कलर तो उसमें भी चेंज होता है ना, तो इसे रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक कहते हैं। मैं लिखूंगा इस बात को। तो ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, आप समझे ध्यान से, मैं लिख देता हूं इसको, ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग ड्यू टू इथिलीन हमारे पास रेस्पिरेशन रेट क्या होगी, इंक्रीज हो गई है ना। रेस्पिरेशन रेट क्या हुई है, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई है। तो रेस्पिरेशन रेट हमारे पास क्या हुआ है, बढ़ गया है। आप समझो, रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक या क्लाइमेक्टिक राइपनिंग, ये बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये एनसीईआरटी में लिखा है रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। अब सुनो, अब मैं बात करता हूं वाटरमेलन की। अब आ जाते हैं, उसको नॉन क्लाइमेक्टिक फ्रूट कहते हैं या नॉन क्लाइमेक्टिक राइपनिंग कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पढ़ा क्यों रहे, बताऊंगा आपको, ये इसलिए पढ़ा रहे हैं, अब ये यूज आएगा यहां पे। ये भी इथिलीन से हो सकता है, कुछ फ्रूट्स में होता है, एग्जांपल है वाटरमेलन। अब मुझे एक चीज बताओ, वाटरमेलन जब पकता है उसका कलर चेंज होता है? कभी भी नहीं होगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो पका हुआ, वो सॉफ्ट भी नहीं होता, वैसा ही रहता है, कच्चा और पक्का एक ही जैसा है। सिर्फ चेंज क्या होते हैं, अगर वाटरमेलन आप ध्यान से देखो, उसमें पहले रेड पार्ट कम था, ये रेड पार्ट था मान लो, और ये व्हाइट था। तो व्हाइट एक्चुअल में फ्रूट वॉल थी, व्हाइट क्या थी, फ्रूट वॉल थी। तो जब फ्रूट पकता है तो फ्रूट वॉल की थिनिंग होती है, फ्रूट वॉल क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, फ्रूट वॉल क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ये थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल हो गई, क्लियर है। तो फ्रूट वॉल क्या हो गई, थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल हो गई, थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल, ये हो गई, क्लियर है। तो व्हाइट हमारे पास, व्हाइट पार्ट जो है वो ज्यादा, ये देख रहे हो, ये व्हाइट पार्ट है बेटा मेरे पास, ये ज्यादा है, ये व्हाइट पार्ट कम। जैसे जैसे तरबूज पकता जाता है उसका व्हाइट पार्ट कम होता जाता है, रेड पार्ट बढ़ता जाता है, तो उसे कहते हैं थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल। उसमें बाहर से कुछ नहीं पता चलता, वो भी उसको भी तुक्का मार रहा है, वो भी उसको एक आइडिया होता है कि यार पुराना है, पक गया होगा, ऐसा कुछ आइडिया होता है। एज सच मेरे हिसाब से नहीं पता चलेगा उसमें वाटरमेलन में, वो आवाज सुनने वाली बात मुझे तो नहीं लगती। हाँ, ये क्लाइमेक्टिक फ्रूट है, ये नॉन क्लाइमेक्टिक है। अब इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो अब हम रोल पढ़ पाएंगे। किसके रोल पढ़ेंगे, इथिलीन के, ठीक है। तो इथिलीन के रोल, 2-3 रोल तो आपको समझ आ गए कि ये एक्चुअल में फ्रूट राइपनिंग में काम करता है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। फर्स्ट रोल, इट प्रमोट एब्सीशन ऑफ फ्लावर एंड लीव्स, उनको गिराता है, उनको मुरझाता है, मतलब वो लीव्स क्या होती हैं, ओल्ड हो जाती हैं। जैसे जो मान लो लीफ क्या होंगी, गिर जाती हैं, मतलब टूट के गिरेंगी, मुरझा जाएंगी। तो ये सब कौन करता है, इथिलीन करता है, लीफ का, फ्रूट का, है ना, ये सब एब्सीशन कौन करता है, इथिलीन करता है, ठीक है। दूसरा, सेकंड रोल, इट प्रमोट क्लाइमेक्टिक राइपनिंग। आपने देख लिया, हमने पढ़ा है कौन सी राइपनिंग, क्लाइमेक्टिक राइपनिंग। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, क्लाइमेक्टिक राइपनिंग की बात कर ली। अब थर्ड सुन लो ध्यान से। मैंने अभी आपको थर्ड, इससे पहले अभी एक चीज बताई थी कि वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एपिकल हुक, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। तो ये क्या करेगा, सीडलिंग में, इन सीडलिंग, वो बायोएस से भी है, रोल भी है ना, रोल भी होते हैं बायोएस से। इन सीडलिंग हम लिख सकते हैं स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ये चीजें करेगा। ये चीजें कौन करता है, इथिलीन करता है, क्लियर है। सीडलिंग के अंदर हमारे पास स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ये चीजें कौन करता है, इथिलीन करता है। इथिलीन किस में करता है, सीडलिंग में। ये हमारा थर्ड रोल हो गया। फोर्थ रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपका, सुनना ध्यान से। फोर्थ रोल क्या है इथिलीन का, फोर्थ रोल क्या है हमारे पास,
इसको समझना ध्यान से। हमारे पास इथिलीन क्या करता है, जो रूट है उसकी ग्रोथ, देखो नई रूट नहीं बनाता, आपको अगर याद हो ऑक्सिन नई रूट बनवाता है, ये रूट की ग्रोथ कराता है। और अगर रूट पानी के कांटेक्ट में है तो उसमें नए रूट हेयर बना देगा। कभी आप देखना बेटा, कभी आप देखना इस चीज को, आपने शायद हाइड्रोपोनिक्स देखा नहीं होगा। हाइड्रोपोनिक्स एक सिस्टम होता है जिसमें बिना पानी के हम ग्रो, मतलब बिना सॉइल के ग्रो करते हैं। तो जो रूट पानी के कांटेक्ट में आते हैं उसमें काफी रूट हेयर बना देता है। तो ये क्या प्रमोट करता है, इट प्रमोट वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ रूट एंड रूट हेयर की ग्रोथ प्रमोट करता है। एक तरीके से क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। एक तरीके से सरफेस एरिया बढ़ा रहा है पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर होगी बात? ये हो गया किसके लिए हम बात कर रहे हैं, इथिलीन को। ठीक है, जरा फिफ्थ देखते हैं बेटा फटाफट से। देखो फिफ्थ में क्या करेगा, मेरी बात सुनना। ये हमारे पास राइस प्लांट है, ध्यान सुने। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि राइस प्लांट को कुछ टाइम के लिए हम पानी में सबमर्ज करते हैं, पूरा डुबा देते हैं। उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन भी हैं। देखो ये मेरे पास ये पिट्यूल है और ये मेरे पास नोड वगैरह है, यहां पे ये प्लांट है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, ध्यान देना बेटा। ये मेरे पास नोड है, ये मैंने इसको क्या किया, पानी में सबमर्ज कर दिया इस प्लांट को। ये पानी में सबमर्ज है। ठीक है, ये राइस प्लांट है। राइस प्लांट जो है वो सबमर्ज है पानी में, सबमर्ज्ड है किसमें, वाटर में। तो होता क्या है, जब वो पानी में डूबा रहता है तो इथिलीन का अमाउंट बढ़ जाता है। यहां पर इस जगह पर जो पानी में डूबा हुआ हिस्सा है उसमें इथिलीन का अमाउंट अपने आप प्लांट में बढ़ जाता है, प्लांट बनाने लगता है इथिलीन का अमाउंट इंक्रीज होता है। और इथिलीन क्या करता है, उसको ग्रो कराकर पानी के ऊपर ले आता है। वो उसको क्या करता है, उस नीचे वाली नोड को इतना ग्रो कर देता है कि वो देख रहे हो ये वाले पार्ट को काफी ग्रो कर दिया, ऐसे इस वाले पार्ट को काफी ग्रो करके ऊपर ले आया। और मेरे पास पिट्यूल को भी ग्रो कर दिया, पिट्यूल को ग्रो करके पानी के बाहर ले आया और इसको भी ग्रो करा दिया। तो एक तरीके से क्या कराता है बेटा, इथिलीन का अगर मैं रोल लिखूं, इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ, देखो शुगर केन की सारी इंटरनोड की ग्रोथ कराता है। ये सिर्फ उस इंटरनोड की ग्रोथ करा रहा है जो पानी में डूबी हुई थी। तो इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ लोअर मोस्ट इंटरनोड इन राइस प्लांट में लोअर मोस्ट इंटरनोड की ग्रोथ करा रहा है। राइस प्लांट में लोअर मोस्ट इंटरनोड की क्या करा रहा है, ग्रोथ करा रहा है। और क्या करा रहा है उसके साथ, एंड प्रमोट पिट्यूल इलोंगेशन, पिट्यूल की इलोंगेशन करा रहा है। उससे क्या होगा, ड्यू टू विच सबमर्ज पार्ट, जो पानी में डूबा हुआ पार्ट था, कम अबव वाटर, पानी के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? पानी के क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये चीज हो गई, फिफ्थ हो गया। सिक्स देखो, हमारे पास बेटा सीड डॉर्मेंसी का मतलब होता है सीड जर्मिनेट ना करे, और बड डॉर्मेंसी मतलब जैसे ये पोटैटो है, पोटैटो में हमारे पास ऐसे आईज होती हैं। ये आईज एक्चुअल में बड होती हैं, है ना, यहां बड होती हैं, ये बड होती हैं। तो ये क्या करता है, इथिलीन क्या करता है, इथिलीन ब्रेक करता है सीड डॉर्मेंसी। लेकिन आपको याद करना है किस सीड के लिए, ब्रेक सीड डॉर्मेंसी इन किसके अंदर, इन पीनट सीड एंड बड डॉर्मेंसी, किसमें, बड डॉर्मेंसी। समझो ध्यान से, इथिलीन ब्रेक सीड डॉर्मेंसी इन पीनट सीड एंड बड डॉर्मेंसी किस में बेटा, बड डॉर्मेंसी किस में, ध्यान से सुनेंगे,
बड डॉर्मेंसी किसमें? इन इसमें, मतलब बड डॉर्मेंसी किसमें बेटा? आप लिख लो इस बात को, बड डॉर्मेंसी इन पोटैटो ट्यूबर। तो पोटैटो ट्यूबर से बड में से प्लांट निकलेगा, यहां से प्लांट निकलेगा। पोटैटो होता है ना, पोटैटो में आई होती है। तो जो पी का सीड होता है उसको जर्मिनेट कराने में प्रमोट करता है और बड डॉर्मेंसी तोड़ता है किसमें? पोटैटो ट्यूबर में। ठीक है, ये किसके रोल बता रहे हैं बेटा? इथिलीन के रोल बता रहे हैं, आप समझो ध्यान से। अब यहां से अगर हम और रोल देखें इथिलीन के, अगर हम और रोल देखें तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं? देखो और रोल क्या है बेटा? इथिलीन जो है मेरे पास, इथिलीन, ध्यान से सुनना। देखो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर क्वेश्चन आता है कि हार्मोन इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ऑक्सिन, हार्मोन इनिशिएट फ्लावरिंग एंड ऑल्सो कंट्रोल फ्रूट डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं सिंक्रोनाइज, वो है आपका इथिलीन। तो इथिलीन इंड्यूस फ्लावरिंग भी करेगा एंड सिंक्रोनाइज फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट किसमें? पाइनएप्पल में। तो एक साल क्वेश्चन आया था कि कौन सा हार्मोन है, दो हार्मोन है जो फ्लावरिंग कराते हैं पाइनएप्पल में, तो वो इथिलीन और ऑक्सिन था। तो ये मेरे पास किसमें? पाइनएप्पल में। ध्यान रखना, अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है फ्लावरिंग तो फिर आपका ऑक्सिन है, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लिखा हुआ है दोनों तो आपका फिर इथिलीन है। अगर अलग अलग पूछ दे और ये पूछे कि कौन से दो हार्मोन है जो फ्लावरिंग इंड्यूस करते, तो फिर इथिलीन और ऑक्सिन दोनों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को समझना है हमने। अब सुनो ध्यान से, इथिलीन बेटा फ्रूट राइपनिंग प्रमोट करता है। इथिलीन क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग प्रमोट करता है। तो इथिलीन प्रमोट फ्लावरिंग भी प्रमोट करता है, प्रमोट फ्लावरिंग इन किसमें? टोमेटो, सॉरी, फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो, क्योंकि क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है, एंड फ्लावरिंग इन मैंगो। किसमें? मैंगो में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, मैंगो के प्लांट में। आपको समझना है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये इथिलीन के रोल है, और आप चाहो तो इस सर्कल पे लिखो, अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या क्या लिखोगे? लिख देता हूं मैं सारा। सबसे पहले मान लो मैं लिखता हूं एब्सिशन वाला। एब्सिशन किसका? लीफ का, फ्लावर का, फ्रूट का। ऑक्सिन में क्या लिखा था? सिर्फ लीफ लिखा था, है ना, और फ्रूट लिखा था। दूसरा मेरे पास ट्रिपल रिस्पॉन्स, 3 रिस्पॉन्स, आपको पता होने चाहिए कौन से बोले। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्लाइमेक्टिक राइपनिंग, फ्रूट पकने को लेके। उसके बाद राइस प्लांट में इंटरनोड और पिट्यूल इलोंगेशन। क्लियर है? इंटरनोड बेटा, एक सेकेंड, आज कुछ गड़बड़ी है माइक में। हाँ बेटा देखो, इंटरनोड और पिट्यूल इलोंगेशन, उसके बाद रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर, उसके बाद सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करता है, क्लियर? क्या ब्रेक करता है? सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करता है, आप समझे ध्यान से। और बड डॉर्मेंसी, फिर फ्रूट डेवलपमेंट इन टोमेटो, फ्रूट डेवलपमेंट इन टोमेटो, है ना। फ्रूट डेवलपमेंट किस में करता है? टोमेटो में करता है। एंड फ्लावरिंग इन मैंगो। ये आपके पास रोल है जो आपको याद करनी है इथिलीन के। अब यहां पे बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक चीज और कुछ रह गया इसमें, और कोई रोल रह गया शायद, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ पाइनएप्पल वाला रह गया ना, इसलिए अजीब सा लग रहा है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल,
क्योंकि 8 लिखने थे हमने इसमें पाइनएप्पल में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तो इथिलीन के रोल हो गए, ठीक है, आपने लिख के याद करने हैं। इसके बाद क्या होता है, इथिलीन की एक्वस फॉर्म होती है जिसे हम इथेफोन कहते हैं। ये आपको और समझनी है। हमारे पास एक्वस फॉर्म होती है इथिलीन की जिसे हम इथेफोन कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, इथेफोन। इथेफोन क्या होती है, एक्वस फॉर्म होती है इथिलीन की, क्योंकि प्लांट में, हर एक प्लांट में आप इथिलीन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इट इज एक्वस फॉर्म ऑफ इथिलीन, एक्वस फॉर्म ऑफ इथिलीन। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी ये होती है कि प्लांट के अंदर, ये प्लांट है मेरे पास, इस प्लांट में ये रूट बना दी मैंने, ये रूट में जल्दी से एब्जॉर्ब होती है। ये क्या होती है, रूट में जल्दी से एब्जॉर्ब होता है। रूट में पानी के साथ डाल देते हैं तो रेडिली एब्जॉर्ब है, ये लिखती है एनसीईआरटी, रेडिली एब्जॉर्ब है और स्लोली डिफ्यूज करती है, धीरे धीरे प्लांट में, क्योंकि प्लांट धीरे धीरे इसे यूज करेगा, स्लोली डिफ्यूज करती है। एनसीईआरटी ने इसके अपने 3 अलग रोल लिखे हैं। एनसीईआरटी ने क्या किया, इसके जो रोल हैं वो अलग से लिखे हैं बेटा, इसके रोल अलग से लिखे हैं 3, ठीक है, इथेफोन के। पहला रोल ये बताया है कि प्रमोट क्लाइमेक्ट्रिक राइपनिंग, प्रमोट क्लाइमेक्ट्रिक राइपनिंग किसमें, किसमें बेटा, इन क्लाइमेक्ट्रिक राइपनिंग किसमें, इन मैंगो, सॉरी कहां गया हमारे पास सीरा, टोमेटो है ना, टोमेटो हो गया, एप्पल हो गया, इनमें है ना, पकते वक्त कलर चेंज होना और सॉफ्ट हो जाना, ऐसा कुछ। दूसरा, प्रमोट थिनिंग ऑफ वॉल, थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल। आप याद करो, थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल बताया था ना, एक और तरीका होता है फ्रूट पकने का, इसलिए बताया था। किसमें, इन चेरी, कॉटन, वॉलनट, इनके अंदर, इनके जो फ्रूट्स होते हैं उनमें। और थर्ड है प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। अब जितने ज्यादा फीमेल फ्लावर होंगे उतने फ्रूट बनते हैं। अगर जो आपको पता हो, बेल वाले होते हैं, तो आपका बॉटल गर्ड, मतलब जो लौकी होती है, तोरई जिसे कहते हैं, जो जिसे हम बोलते हैं ये क्या नाम है, स्पॉन्ज गर्ड, करेला, बिटर गर्ड, इनमें 2 तरह के फ्लावर आते हैं, मेल और फीमेल। तो अगर फीमेल फ्लावर प्रमोट करेंगे तो उसी से फ्रूट बनेगा ना। इन कुकुम्बर, कुकुम्बर की फैमिली में फीमेल फ्लावर प्रमोट करता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर। तो फीमेल फ्लावर प्रमोट करता है कुकुम्बर में। आ जाओ, ये तो हमने इथिलीन के लिए पढ़ लिया, एक बार एनसीईआरटी और देख लेते हैं इसकी। 1 सेकेंड दे दो बेटा, बस 1 सेकेंड, बस एनसीईआरटी देख लेते हैं फटाक से, क्योंकि एनसीईआरटी वही है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। देखो स्कूग ने क्या किया था, ध्यान दो। आ जाते हैं हम लोग ऑसाइटो। तो स्कूग ने और उसके साथ के साइंटिस्ट, उन्होंने देखा कि इंटरनोड के पास से अगर हम कैलस लेते हैं, देख रहे हो, हम कैलस लेते हैं, सॉरी टोबैको की स्टेम लेते हैं, उससे हम कैलस कैसे बना सकते हैं, अगर ऑक्सिन के साथ मैं क्या डालूं, सप्लीमेंट करूं, क्या, किसको किसको डालूं, वास्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डालूं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट डालूं और कोकोनट मिल्क या डीएनए डालूं। उसने बोला कि भाई जो मैं टोबैको की स्टेम से कैलस बनाना चाह रहा हूं, उसमें ऑक्सिन के साथ ये चीजें डालूं। मिलर ने 1955 के आसपास काइनेटिन निकाला था। आप देख रहे हैं, ये क्रिस्टलाइज लिखा होगा, मतलब हमने, क्रिस्टलाइज का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो इथिलीन के लिए क्या दिया हुआ है, इथिलीन के लिए दिया हुआ है एसएच कजन्स, है ना, कन्फिन द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, जो किससे निकला था, राइपेंड ऑरेंज से, जो राइपनिंग करता था किसकी, बनाना की। वोलेटाइल समझ में आता है, इथिलीन, वो क्या था, इथिलीन एक गैसियस पीजीआर था। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन के रोल की। ये देखो साइटोकाइनिन का रोल देखो, साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस एंड डिस्कवर्ड एज अ काइनेटिन। वो कैसे डिस्कवर्ड हुआ था, एज अ काइनेटिन डिस्कवर्ड हुआ था फ्रॉम ऑटोक्लेव हैरिंग स्पर्म डीएनए। एक फिश थी, उससे काइनेटिन जो था बेटा प्लांट में नहीं मिलता, तो जब हमने नेचुरल साइटोकाइनिन डिस्कवर किया तो मुझे क्या मिला, जियाटिन मिला। और जियाटिन कहां मिला, कॉर्न में, मेज के अंदर और कोकोनट मिल्क में,
ठीक है, उसके बाद और भी नेचुरल आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन डिस्कवर हुए। ठीक है, नेचुरल साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो कहां मिलते हैं, जहां रैपिड सेल डिवीजन होती है, शूट बर्ड, क्लियर है, और यंग रूट एपेक्स, शूट बर्ड या यंग फ्रूट में जहां डिवीजन होती है। ठीक, अच्छा ये क्या बनाता है साइटोकाइनिन, नया क्लोरोप्लास्ट बनाता है। देखो ये कहां गया एनसीईआरटी, ओहो मिस कर गए, चलो कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी रीड करना, लिखा है मैं पढ़ देता हूं बिना एनसीईआरटी के। इट, वो बेटा स्लाइड मिस कर गई, आप पढ़ना, उसमें लिखा हुआ इट क्लोरोप्लास्ट डिवीजन करता है, उसके बाद से यंग लीफ बनाता है, लेटरल ब्रांचेस बनाता है, आपके पास जो क्या करेगा एडवेंटिशियस शूट बनाता है, और लास्ट लाइन है कि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है जिससे डिले इन लीफ सेनेसेंस होती है। उसके बाद हम इथिलीन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इथिलीन देखो क्या गैसियस पीजीआर है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में कहां बनेगा, जो पार्ट जिसका एब्सिशन या मतलब मुरझा रहा है बेसिकली, एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो रही है। इन्फ्लुएंस ऑफ इथिलीन क्या क्या करता है, याद करो, देखो सीडलिंग पर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक, या देख रहे हो क्या, ये 3 रूल लिखवाए थे मैंने। इथिलीन प्रमोट क्या करेगा, सेनिसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, लीफ फ्लावर को मुरझा के गिराना। इथिलीन इज हाईली इफेक्टेड इन फ्रूट, जहां पे फ्रूट राइपनिंग होती है वहां बहुत ज्यादा बनता है, वहां इफेक्ट बनता भी और इफेक्ट भी करता है, और रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक या क्लाइमेक्टिक राइपनिंग, ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इथिलीन ब्रेक करता है सीड और बड डोरमेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन ऑफ पीन, ये ना बड और पोटैटो ट्यूबर, प्रमोट रैपिड इंटरनोड, ये राइस प्लांट वाला के ऊपर आ जाएगा, है ना, उसके बाद ताकि पानी के ऊपर आ जाए। ये ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ और रूट हेयर, सरफेस एरिया बढ़ाता है। उसके बाद क्या किया था, फ्लावरिंग और सिंक्रोनाइज फ्रूट सेट, किसमें, पाइनएप्पल में, मैंगो में फ्लावरिंग। ठीक है, क्लियर, एप्लीकेशन इसकी काफी ज्यादा है एग्रीकल्चर में, तो मोस्ट वाइडली यूज है ना इथिलीन किस फॉर्म में, इथेफोन की फॉर्म में। ठीक है, इथेफोन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन है, रेडिली एब्जॉर्ब होगा, धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होगा, लिखा ना स्लोली डिफ्यूज होगा, धीरे धीरे डिफ्यूज होके प्लांट में जाएगा और जल्दी से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, टोमेटो और एप्पल में फ्रूट राइपनिंग कराता है। ठीक है, एक्सलेट करता है फ्लावर्स की एब्सिशन को, उसके साथ थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, इनकी फ्रूट की वॉल थिन करता है, जैसे मैंने वाटरमेलन में बताया था ना, वही है। उसके बाद कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर बढ़ाता है, जिससे ईल्ड बढ़ती है, फ्रूट बनेगा ना, ये चीज है। अब हमारे पास एक अगला हार्मोन है जो काफी लास्ट हार्मोन है और इंपॉर्टेंट भी है, जिसे एब्सिसिक एसिड कहते हैं। एक्चुअल में अगर आप देखो, हमने डिस्कस किया था कि इथिलीन के बहुत सारे रोल जो हैं इनहिबिटर्स वाले हैं, जैसे एब्सिशन, सेनिसेंस, ऐसे वाले, है ना, डोरमेंसी को ब्रेक करना एक उसका बेनिफिशियल रोल है, पर एब्सिशन प्रमोट करने वाले हैं। ठीक है, एब्सिसिक एसिड एक प्रॉपर हार्मोन है जो ये काम करता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड एसिडिक है, बिल्कुल आपको पता चल रहा है। डिस्कवरी कैसे हुई थी, सुनना ध्यान से, इसकी डिस्कवरी ऐसे हुई थी कि मिड 1960s में 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह, अलग अलग कंट्री में 3 केमिकल आइडेंटिफाई किए थे जो प्लांट में ग्रोथ इनहिबिशन करते हैं। तो 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली identified a chemical which inhibit growth, जो क्या इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ इनहिबिट करते हैं। 3 केमिकल क्या किए, आइडेंटिफाई किए। क्लियर, समझो ध्यान से, क्लियर है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझे ध्यान से कि 3 केमिकल उन्होंने आइडेंटिफाई किए, केमिकल विच इनहिबिट ग्रोथ, जो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, जो ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। 3 केमिकल आपके पास क्या किए, आइडेंटिफाई किए। किसने आइडेंटिफाई किए बेटा, 3 साइंटिस्ट थे, उन केमिकल के नाम थे इनहिबिटर बी। तीनों केमिकल बाद में पता चला क्या था, इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डॉर्मिन। ये तीनों केमिकल बाद में पता चला सेम है, ऑल 3 आर सेम, बाद में पता चला वॉज सेम,
और वो क्या था, एब्सिसिक एसिड था, और ये ग्रोथ को इनिबिट कर रहे थे। ये डिस्कवरी है। अब इसका कोई बायोएसे नहीं है ना, ये खुशी की बात है आपके लिए। तो बायोएसे मतलब इसका कोई ऐसा बायोएसे है नहीं, मतलब कोई टेस्ट नहीं है क्योंकि ग्रोथ इनिबिट कर रहा है ना, तो हमें पता नहीं चलता, कई बार दूसरे हार्मोन की वजह से होता है। तो बायोएसे नहीं पढ़ना हमने, ठीक है। साइट ऑफ सिंथेसिस, साइट ऑफ सिंथेसिस क्योंकि ये सीड डोरमेंसी प्रमोट करता है, सीड डोरमेंसी प्रमोट करता है, तो एक तरीके से सीड है इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस। इसके अलावा स्टोमेटा, स्टोमेटा में जो बेसिकली मेरे पास क्लोरोप्लास्ट होता है ना, गार्ड सेल कह सकते हैं, गार्ड सेल में भी ये स्टोमेटा क्लोज करता है, तो उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ये साइट ऑफ सिंथेसिस है। अच्छा, इसका प्रिकर्सर कैरोटिनॉइड पढ़ा था हमने, किससे बनता है ये प्रिकर्सर? क्या है बेटा इसका? कैरोटिनॉइड, कैरिटोनॉइड, उल्टा लिख दिया ना, कैरोटिनॉइड, ये प्रिकर्सर है। एग्जाम्पल हमने लिख दिया, एक ही एग्जाम्पल, हम एक ही नाम से जानते हैं इन्हें, एब्सिसिक एसिड। मिलता जुलता रोल होता है बहुत सारे केमिकल्स का, पर ये एब्सिसिक एसिड है। अब मेरी बात सुनो, एग्जैक्टली क्या हुआ था, ध्यान सुनना। शुरुआत में ये माना जाता था कि इसका मेन रोल सिर्फ क्या है, सीड डोरमेंसी में है। क्लियर? इनिशियली ऐसा माना जाता था, इनिशियली इट वॉज थॉट एबीए का जो मेन रोल है, एबीए का मेन रोल किसमें है? इन डोरमेंसी। किसमें है बेटा? डोरमेंसी में, और कहीं नहीं है। मतलब एब्सिसिक एसिड का मेन रोल हमारे पास कहां है? डोरमेंसी में, और है ही नहीं कहीं पर, ऐसा माना जाता था। बट अगर मैं रोल के लिए देखूं, अब ये माना जाता है कि ये प्रॉपर एक प्लांट ग्रोथ इनिबिटर है। मतलब इसके बहुत सारे ऐसे रोल मिले, सिर्फ डोरमेंसी को, इसका मेन काम क्या है? सीड की डोरमेंसी प्रमोट करता है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन है, सीड जर्मिनेट ना करे। पानी के स्ट्रेस में स्टोमेटा को बंद करता है। प्लांट को अगर किसी तरह का स्ट्रेस है तो उसकी ग्रोथ कम कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। प्रॉपरली प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है स्ट्रेस कंडीशन में। एंड इनहिबिटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, प्लांट में मेटाबॉलिज्म का इनहिबिटर है। आपको समझ आ रहा है? प्लांट में क्या है? मेटाबॉलिज्म का इनहिबिटर है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या करता है बेटा? स्टोमेटा क्लोज करता है, स्टोमेटा क्लोज कर देता है इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन में। पानी का स्ट्रेस रहेगा तो ये क्या करता है? स्टोमेटा क्लोज कर देता है। थर्ड ये लिखते हैं, लीफ को गिरा देता है। देखो लीफ में क्या करता है? एब्सिशन प्रमोट करता है, तो लीफ को गिरा देता है, ऐसे एब्सिशन करके ये गिरा देता है ऐसे। तो ये क्या प्रमोट करता है? प्रमोट एब्सिशन, प्रमोट एब्सिशन इन लीफ। लीफ में एब्सिशन प्रमोट करता है। आप समझ रहे हैं? लीफ में क्या प्रमोट करता है? एब्सिशन प्रमोट करता है। फिफ्थ, फोर्थ, ये तो थर्ड हो गया, प्रमोट एब्सिशन इन लीफ। क्लियर? तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। स्टोमेटा क्लोज कर देता है किसमें? इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन। प्रमोट करता है एब्सिशन इन लीफ। ठीक है, प्रमोट करता है किसमें? लीफ का एब्सिशन प्रमोट करता है। क्लियर होगी बात? ये चीज समझ आनी चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहां पर देखेंगे। इसने एब्सिशन प्रमोट कर दिया लीफ में। ठीक है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, इनहिबिटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। स्टोमेटा बंद कर रहा है और प्रमोट कर रहा है क्या? एब्सिशन किसमें? लीफ में। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। और क्या करता है बेटा? ये कंट्रोल करता है तीन चीजें, सीड डोरमेंसी, है ना, सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। डोरमेंसी तो करता है, और अगर मैं बोलूं इसके बहुत सारे रोल, बेसिकली क्या है? ये अगेंस्ट काम करता है इन सीड डोरमेंसी। इन सीड डोरमेंसी ये एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट काम करना। एंटागोनिस्ट टू जीए, जिबरलिक एसिड के अपोजिट काम करता है। ये 2 बार नीट में आया रिसेंट ईयर में। रिसेंट ईयर मतलब 10 साल में 2 बार क्वेश्चन आया
कि विच हार्मोन इज एंटागोनिस्ट टू जिबरलिक एसिड। ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट कौन सा हार्मोन काम करता है। तो ये आपके सामने है, ये आपके सामने है जो मैं यहां पे बता रहा हूं बेटा आपको, ये आपके सामने है कि हमने इसके एबीए के रोल पढ़े हैं, यही हमें पढ़ने हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपको समझनी है। देखो हमने इतने सारे रोल पढ़े हॉर्मोन्स के, कुछ जगह ध्यान से सुनना, जब प्लांट पूरा ग्रो करता है तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं या प्लांट की लाइफ का कोई ऐसा स्टेज होता है कि 2 हार्मोन एक ही साथ मिलके एक तरह से काम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलके काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां सेल डिवीजन कर रहे हैं। लेकिन अगर एपिकल डोमिनेंस की बात करूं तो अपोजिट काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट की पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी पर्टिकुलर स्टेज में उसके लिए भी काम कर सकते हैं, अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं, या पर्टिकुलर ऑर्गन पे एक हार्मोन प्लस काम कर रहा होगा, दूसरा नेगेटिव काम कर रहा होगा। हार्मोन अपोजिट नहीं होते, हार्मोन्स के रोल अपोजिट होते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स पे आकर, या रोल साथ काम करते हैं। याद रखो, समझ रहे हो मेरी बात? इंसान बुरे नहीं है, उनकी हरकतें खराब हो सकती हैं, ऐसा समझो। तो हार्मोन्स जो है मेरे पास, हार्मोन्स जो है समझो ध्यान से बेटा, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने यहां पर ये कॉन्सेप्ट देखना है जिसे हम कहते हैं एंटागोनिस्ट एंड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ हार्मोन। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट। सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर और सेम डायरेक्शन, जिसको हम एक और नाम देते हैं एगोनिस्ट। क्या नाम देते हैं? एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट, सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है टुगेदर और सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन में, जिसे हम क्या नाम देते हैं? एगोनिस्ट। क्या नाम देते हैं? एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, उसे हम एगोनिस्ट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ आ रहा है? तो एंटागोनिस्ट का मतलब हो गया अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में काम करना, उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे जो मैं आपको कहूंगा। एंटागोनिस्ट हमने बोला अपोजिट काम करना, सिनर्जिस्टिक मतलब एक डायरेक्शन में काम करना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन ग्रोथ ऑफ प्लांट, इन ग्रोथ फेज ऑफ प्लांट, some hormone work in same direction or they work in opposite direction. क्लियर है? वो सेम डायरेक्शन में काम कर सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। अपोजिट को एंटागोनिस्ट, इसको सिनर्जिस्टिक या एगोनिस्ट बोलते हैं। दूसरी एक चीज और समझनी चाहिए बेटा आपको, ध्यान सुनो। एनसीईआरटी ने लाइन लिखी, मुझे बहुत बढ़िया लाइन लगी। लाइन क्या है? देखो, एनसीईआरटी ने बोला आपसे कि यार देखो ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं, देखो हार्मोन तो वैसे इंटरनल फैक्टर है, हार्मोन्स आर इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। पर कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन कंट्रोल। बेस्ट एग्जांपल है लाइट। अगर आपको याद हो, ऑक्सिन जो है वो बनता है कि नहीं लाइट की प्रेजेंस में? याद आ रहा है? ऑक्सिन बनता था ना लाइट की प्रेजेंस में। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गया? लाइट। उसकी वजह से इंटरनल जो कि हार्मोन है ऑक्सिन, वो कंट्रोल हो सकता है। तो नॉर्मली आपको यह समझ में आना चाहिए कि हार्मोन एक इंटरनल फैक्टर है जो प्लांट के अंदर अलग अलग फेजेस में काम करते हैं, अलग अलग फेज में काम करते हैं, पर वो एक्सटर्नल फैक्टर से भी कंट्रोल हो सकते हैं। तो चलो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि हार्मोन्स के रोल कैसे अपोजिट होंगे और कैसे एक साथ होंगे। समझना ध्यान से। देखो, सबसे पहले मान लो मैं लिखता हूं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की बात कर लेते हैं, इन दोनों की बात कर लेते हैं। रोल लिखते हैं एपिकल डोमिनेंस। मुझे बताओ एपिकल डोमिनेंस में ऑक्सिन और ये अपोजिट काम कर रहे हैं कि साथ काम कर रहे हैं? एंटागोनिस्ट है, ये नहीं।
आप समझ आ रहा है, अपोजिट काम कर रहे हैं। सेम हार्मोन को आप ले लो टिश्यू कल्चर में, आप देख रहे हो सेम हार्मोन, फिर अपोजिट डिपेंड करता है ना कि किस टिश्यू पे उसका उस वक्त क्या इफेक्ट है ना, ये उस पर भी डिपेंड कर रहा है ना। तो ये नहीं, ये हो गया, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूं ऑक्सिन और इथिलीन लिखता हूं, तो अगर मैं एक रोल लिख रहा हूं एब्सिशन या सेनिसेंस, तो मुझे बताओ एंटागोनिस्ट है? नहीं, साथ में प्रमोट करते हैं एब्सिशन। और अगर मैं बात कर दूं बेटा फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, अपोजिट है? नहीं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जीए एंड एबीए सीड डोरमेंसी के लिए अपोजिट काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? अपोजिट। अच्छा, सीड डोरमेंसी में पी सीड के लिए इथिलीन का भी रोल है, तो इथिलीन भी काम करता है। पर ये देख रहे हो, ये इस तरीके से आपको याद रखना है कि किन रोल्स के लिए वो अपोजिट काम कर रहे हैं, किन के लिए मिलके काम कर रहे हैं, ये बात याद रखनी है। एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट, ये सिनर्जिस्टिक है। तो ये आपका बेटा हार्मोन वाले पार्ट को कंप्लीट करता है ना, हार्मोन वाला पार्ट आपका कंप्लीट करता है। मैं चाह रहा हूं ये टेबल आप खुद से बनाओ कि ऑक्सिन की डिस्कवरी में कौन से साइंटिस्ट थे, कहां बनता है, प्रिकर्सर, एग्जांपल, बायोएसे और रोल, और फिर उसको कंप्लीट करो किसके लिए। मेरे पास दो हार्मोन आज हमने जो पढ़ लिए, एक पढ़ लिया क्या, इथिलीन, इथिलीन के लिए करो। अच्छा, एबीए के लिए नहीं है आपके पास उतना मटेरियल, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना है उतना लिखो, ठीक है। इसको बनाओ और प्लीज खुद से करो, बनाकर इसको रेडी रखो, अपनी बुक में लगाना है आपने, एनसीईआरटी में, इसको एनसीईआरटी में लगाना है सबने, डू इट योरसेल्फ, और बनाकर लगाकर इसको ही बार बार रीड करना है। आप अगर देखो इसमें 2,4-D वाला क्वेश्चन आया था, यहां इससे 2,4-D का एक क्वेश्चन आया था, 2,4-डाइक्लोरोफिनो, वो क्या नाम है, वीडीसाइड वाला क्वेश्चन आ गया था, है ना, क्लियर है। तो इस तरीके की चीजें ध्यान रखना बेटा, ये यहीं से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम यहां से एक छोटा सा टॉपिक आज देखेंगे इसके अलावा, वो है सीड डोरमेंसी। देखो अब हमारे पास 3 टॉपिक रह गए, सुन लो। एक रह गया फोटो पीरियोडिज्म, बड़ा टॉपिक है, उससे थोड़ा छोटा ही है, मतलब वर्नलाइजेशन, ज्यादा बड़ा नहीं है, सीड डोरमेंसी। तो लास्ट क्लास में जो रहेगी हमारे पास, उसमें फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन साथ ले लेंगे। तो इस वाली क्लास में एटलीस्ट सीड डोरमेंसी कर लेते हैं, है ना, क्लियर है। जो बच्चे मक्कारी कर रहे होंगे, मन में आ रहा होगा यार क्या सर टाइम पास करते हैं इतना ज्यादा करा के। नहीं बेटा, आपको सिलेबस भी कराना है, टाइमली कराना है, पूरा पढ़ाना है, कुछ छोड़ना नहीं। आप नोट्स मिलाओ, है ना, लास्ट ईयर से बेटर नोट्स हैं ये वाले। कुछ बच्चे होंगे उनको पता होगा कि मैं और प्रॉपर और ज्यादा प्रॉपर वे में उन नोट्स को बनवाने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी चीज, आपको हैंड रिटन ट्राई कर रहा हूं कि अब से, जैसे अब क्या नया बैच स्टार्ट हो रहा होगा तो उसमें ट्रांसपोर्ट ही स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ट्राई ये करूंगा कि उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आ जाए। तो हैंड रिटन अगर ट्रांसपोर्ट से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके पास भी अवेलेबल होते चले जाएंगे, क्लियर है। तो आपको इसकी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मैं खुद हाथ से लिखूंगा। तो ये ऐसा नहीं कि मैं उस बैच के लिए स्पेशल कर रहा हूं, टाइम की बात होती है बेटा, जितना जितना टाइम मिलता जाएगा हम हर बच्चों के लिए करते हैं। जैसे आपको अभ्यास देना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इसका भी आपको असाइनमेंट आ रहा है इस चैप्टर का, अभ्यास नाम से, उसको बनाते रहो अपना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका वो आ जाएगा, सक्षम आ जाएगा। फिर मंथन अभी मैंने दिया नहीं, मंथन मैं कोशिश करूंगा आपको बाकी चैप्टर्स का भी दूं, पर एक कंबाइंड टेस्ट जब प्लांट फिजियो का करेंगे तो उसके साथ भी दे सकते हैं। और वर्कशीट तो देखो मैं सबकी दे ही रहा हूं आपको, वर्कशीट रेस्पिरेशन की दी, फोटोसिंथेसिस की दी हमने, है ना, वर्कशीट एडिशनल है। तो इतना कुछ करोगे कहीं से कुछ छूटेगा नहीं बेटा। देखो हम लोग इतना बड़ा बड़ा क्लेम करते हैं कि यार हमारे नोट्स है, मेन क्या है, प्रैक्टिस खूब करा रहे हैं, और उतनी प्रैक्टिस करनी है आपने, और लास्ट में रिवाइज करना है, ठीक है। सीड डोरमेंसी पढ़ लेते हैं। देखो व्हाट इज सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी शब्द का मतलब समझो, सीड जर्मिनेट नहीं करे इवन इफ फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट हो। देखो डोरमेंसी 2 कारण से हो सकती है, एक बाहरी, बाहरी का मतलब कंडीशन फेवरेबल नहीं है, एक होती है अंदरूनी, अंदर से कुछ मतलब सीड में प्रॉब्लम है, जर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं सीड डोरमेंसी क्या होती है, सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट, एबल टू जर्मिनेट even if favorable condition is provided। अगर फेवरेबल कंडीशन दे दी है उसके बाद भी जर्मिनेट नहीं कर रहा, आप समझ रहे हैं, उसके बाद भी वो जर्मिनेट नहीं किया,
उसे हमने सीड डॉर्मेंसी बोल दिया। ये एक्सटर्नल है, अगर आप ध्यान से, सॉरी, दिस इज इंट्रिंसिक, दिस इज इंटरनल, इंटरनल है, ये इंटरनल है ना, ये इंटरनल है। अच्छा, ऐसा क्यों हो सकता है? रीजन क्या हो सकता है इसका? रीजन सुनो, मान लो आपके पास सीड है, सीड आपको पता है क्या होता है, सीड के अंदर ये हार्ड सीड कोट होता है और यहां पर एक पोर होता है माइक्रोपाइल, जिससे पानी अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है और ये एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो फिर जर्मिनेट करने लग जाता है, खाना होता है ना उसमें। ठीक है, अब रीजन सुनो, आपको समझ आएगी। रीजन देखो हम क्या लिख रहे हैं। पहला रीजन लिख रहे हैं कि सीड कोट इतना ज्यादा हार्ड है कि उसको कोई चीज मतलब तोड़ ही नहीं पा रही। हार्ड सीड कोट है, बहुत ज्यादा सीड कोट हार्ड है, इतना हार्ड है कि चीज उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पा रही कोई भी। ठीक है, दूसरा रीजन, अभी एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, तो सीड को टाइम मिलेगा तो डेवलप कर जाएगा। जैसे मैं आपको इसका तो बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, एम्ब्रियो नॉट डेवलप फुली। आप में से बहुत सारे बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको ये पता है कि गेहूं जैसे इस साल उगा, जो इसका सीड बना, उसको एक साल रख के अगले साल बोते हैं, क्योंकि बहुत सारे गेहूं में अभी डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई रहती, तो वेट कर ले। तो इंटरनल रीजन हुआ ना, वो क्यों नहीं जर्मिनेट करेगा, क्योंकि डेवलपमेंट पूरी नहीं है। तो एक साल, आज इस साल गेहूं उगा, रख लिया, जो पिछले साल स्टोर था उसको बो देते हैं, वो उगाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। तीसरा हम बोल सकते हैं कि बेटा इम्परमिएबल है, पानी एंटर नहीं कर पा रहा, इम्परमिएबल है। ठीक है, रीजन ऑफ सीड डॉर्मेंसी, सीड क्यों नहीं जर्मिनेट कर रहा, वो रीजन बता रहे हैं आपको। और फोर्थ हो सकता है इनहिबिटर। इनहिबिटर्स में बेटा क्या आते हैं आपके पास, कुछ केमिकल्स आते हैं, ये आया था नीट में क्वेश्चन। एक आएगा ABA, एक आएगा फिनोलिक एसिड, ये इनहिबिटर्स होते हैं, और एक आएगा पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। ये वो इनहिबिटर्स हैं जिनकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं करता। तो हो सकता है पानी एंटर ना कर पाए, ये बहुत हार्ड हो, एम्ब्रियो पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया, और इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं इनहिबिटर्स जो जर्मिनेट नहीं करते। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, टोमेटो। टोमेटो का तो सीड ही पानी में होता है, टोमेटो में पानी होता है, लेकिन क्यों नहीं जर्मिनेट करता, क्योंकि उसमें केमिकल होता है फेरुलिक एसिड। नहीं करना वो, हमें तो यही याद करने हैं जो एनसीईआरटी के हैं। क्लियर है? चलो आगे देखो। अब क्या है, हाउ टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी से कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि सीड को जर्मिनेट तो करना ही है, तो कैसे ओवरकम किया जाए, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं। भाई हार्ड सीड कोट है तो क्या करो, उसको मैकेनिकली तोड़ो, मैकेनिकल अब्रेशन दो, अब्रेशन मतलब रफनेस दो, इज गिवन टू सीड कोट। सीड कोट को मैकेनिकल अब्रेशन दे दी, हार्ड है ना, रफ, मतलब मान लो उसको सैंड पेपर से रब कर दो, सैंड पेपर से रब कर दो उसको क्या करो, नाइफ वगैरह से कट कर दो, सीव को नाइफ से कट करने की कोशिश करो सीड कोट को। सीड को नहीं भाई, सीड नहीं काटना, सीड कोट काटना है, ऐसा कुछ करो, मैकेनिकली करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो बेटा, आप उसको मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स दो, जैसे कि जीए नाइट्रेट, ये प्रमोट करते हैं, ये ब्रेक करते हैं सीड डॉर्मेंसी, ये दे दो, है ना, सीड डॉर्मेंसी। क्लियर? तीसरा यहां क्या कर सकते हो, मान लो मैंने कहा था भी सीड जो कोट हार्ड है उसको कर लिया, ये कर सकते हैं। इनहिबिटर है उनको निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करो, मतलब आप क्या करो कि ऐसा कुछ करो कि लीचिंग आउट हो जाए, लीचिंग आउट हो जाए किसकी, इनहिबिटर्स की। कैसे कर सकते हो, आप कर दो उसको किसी पानी में, किसी तरह के पानी में रखो कि उसमें से केमिकल्स निकल जाए, ऐसा कुछ कर लो। ठीक है, और टाइम दो, आप क्या कर सकते हो, एम्ब्रियो को डेवलप करने का टाइम दो, आप टाइम प्रोवाइड दो, टाइम दो ताकि करे। पर नेचर क्या ऐसा कर सकती है, ये सारी चीजें नेचर कर सकती है, नेचर भी तो चाहेगी कि सीड जर्मिनेट करे, तो नेचर क्या करेगी, जो मैकेनिकल रफनेस हम सीड कोट को तोड़ने के लिए दे रहे हैं, नेचर क्या करेगी, वो पास करेगी, पास थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। आप देख रहे हो एसिड होता है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनिमल्स, अगर एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनिमल से चला गया तो वैसे भी जर्मिनेट कर जाएगा। आप देखो, तो पास थ्रू एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनिमल,
एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनिमल से वो पास हो जाएगा। आप समझ रहे हो, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनिमल से वो क्या हो जाएगा, पास हो गया। ठीक है, दूसरी चीज देख लो, पास थ्रू एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनिमल। दूसरा क्या कर सकते हैं बेटा, वो क्या करे बेटा, पानी में गिर जाए, पानी में गिर जाए, है ना, वाटर में गिर जाए, और मान लो माइक्रोबियल एक्शन, उसकी सीड कोट पर माइक्रोब्स काम कर जाए ऑन सीड कोट, तब सीड कोट बेटा टूटने के लिए आसान हो जाएगी। देखो सीड कोट आसानी से नहीं टूट रही है, अगर किसी के पेट के किसी एनिमल ने खा लिया फ्रूट, पेट में से गया पूरा सीड, तो एसिड एल्कली सीड कोट वीक हो जाएगी, या उस पर कोई माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह काम करके सीड कोट तोड़ दें, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं बेटा, चिलिंग इफेक्ट, टेम्परेचर की वजह से मतलब टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाए आसपास का, उसकी वजह से ये क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिटर बाहर आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ नेचुरल तरीके हैं, नेचर काम करती है, हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। और सीड डोरमेंसी बेटा अगर एक्सटर्नल रीजन से है तो आप पानी दे दो, जर्मिनेट कर जाएगा। इंटरनल रीजन से है तो काफी सारे तरीके होते हैं सीड डोरमेंसी तोड़ने के लिए। इस टॉपिक से क्वेश्चन केमिकल्स पूछ देगा, पैरास्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर है, डन, ठीक है। तो कंप्लीट करें इतना, और हम नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक लेंगे, फोटो पीरियोडिज्म और वनलाइजेशन। आप एनसीईआरटी बिल्कुल देख सकते हैं कि हमने जो डोरमेंसी वाला टॉपिक डील किया है ये रहा, ठीक है। देखो यही कह रहा है कि सर्टेन सीड नॉट जर्मिनेट, अगर उसको दें, सच सीड आर अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी, जो किससे कंट्रोल नहीं हो रहा, नॉट बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल कंडीशन बोल रहे हैं। और उसका रीजन क्या बता रहे हैं, इम्परमिएबल पहला, हार्ड सीड कोट, केमिकल इनहिबिटर सच एज एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, और इमेच्योर एम्ब्रियो, अभी एम्ब्रियो पूरी तरीके से ये लिखा ना हमने, ठीक है। और सीड डोरमेंसी है, दिस डोरमेंसी को नेचुरल तरीके क्या है, मैन मेड हो सकते हैं। तो सीड कोट बैरियर इन सम सीड कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल अब्रेशन यूजिंग नाइफ, सैंड पेपर, ये सारा इन नेचर, क्लियर। एंड दीज एब्रेशन माइक्रोबियल, नेचर में माइक्रोबियल एक्शन, इंटेस्टाइन से पास कर दो, ये सारा करो, ठीक है, सब्जेक्टिंग द सीड चिलिंग कंडीशन, ये सब क्लियर है। तो ये सीड डोरमेंसी का, देखो जीए और नाइट्रेट दे सकते हैं, तो ये वो केमिकल्स हैं जो सीड डोरमेंसी तोड़ते हैं, समझ में आ रहा है। और चिलिंग इफेक्ट वगैरह से उसका इनहिबिटर निकल सकता है, या डोरमेंसी टूट जाएगी, माइक्रोबियल एक्शन से सीड कोट टूट जाएगी आसानी से। तो ये वो तरीके हैं बेटा सीड डोरमेंसी तोड़ने के, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट करेंगे, और प्लीज बेटा एनसीईआरटी पढ़िए, है ना, आपके लिए जबरदस्त एफर्ट है, बस आपको करना है अब तो, है ना, छोड़ना नहीं। आपका इस वीक के टेस्ट का सिलेबस मिल गया, वो आपको टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसके बाद वाला चैप्टर, ठीक है। थैंक यू, बाय।